नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक खास लाइव के साथ हम उपस्थित हैं और आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब की विरासत पर। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और इस अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। हम स्त्रीकाल की ओर से भी उन्हें नमन करते हैं और उनकी बात आज उनकी जयंती के अवसर पर इसलिए हमने तय किया कि आज उनकी राजनीतिक विरासत, वैचारिक विरासत इन सब के बारे में बात करते हैं। और बातचीत जो है हम लोग आज इस विषय के अंतर्गत करेंगे कि अंबेडकर की विरासत पर दावा, विचारधारा या अवसरवाद। और हम ये देख रहे हैं कि भाजपा अंबेडकर को अपना रीब्रांड कर रही है, अपनी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके साथ तमाम तरह के जो विरोधाभास या टकराव हैं, हिंदुत्व के कोर मसले के साथ दोनों दो छोर की बातें हैं, ये है। और तब सवाल ये हो जाता है कि भाजपा के द्वारा अंबेडकर को जो रीब्रांडिंग वो उनके द्वारा की जा रही है, ये दलित राजनीति का एक नया मोड़ है या फिर भाजपा का दिखावे का अंबेडकर प्रेम है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आज सबसे ज्यादा ये एक अच्छी बात है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रासंगिकता लगातार पहले के मुकाबले में और बढ़ती जा रही है। और हमने पिछले चुनाव में भी देखा किस तरह से संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर ये दोनों केंद्र में आए और उन्होंने हिंदुत्व का जो भाजपा का एजेंडा था उसको बदल कर रख दिया और मोदी भी बात करने लगे संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की, इस तरह की बातें उनके द्वारा भी की जाने लगी। और आज भी उन्होंने जब हरियाणा में वो एक रैली में बोल रहे थे तो आज भी उन्होंने इसी पर हमला साधा। उन्होंने कांग्रेस पर अम्बेडकर के बहाने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसको वोट की राजनीति में बदल दिया, वोट वायरस, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया इसके लिए। और इसके जवाब में जो है खड़गे साहब ने आज एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने 5 वो जरूरी मुद्दे रखे जो बाबा साहब के सामाजिक न्याय और जो बराबरी है उसको हासिल करने के लिए उस पर काम करना जरूरी है। उसके तहत उन्होंने आरक्षण की बात की, 50% के सीलिंग को तोड़ने की बात की तमिलनाडु के तर्ज पर जो है, और उसके साथ में जो महिलाओं का आरक्षण है उसकी भी बात की, ये तमाम चीज, और जाति जनगणना की बात की। तो ये मुद्दे रखे कि बाबा साहब के बारे में बात करने से नहीं, इन सब को जब तक हासिल ना कर लिया जाए तब तक उस विरासत के बारे में जो है दावा नहीं किया जा सकता है कि उस पर ईमानदारी से काम करने का दावा नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, ऐतिहासिक रूप से हिंदुत्व और दक्षिण पंथी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है और आजकल अपने आप को अंबेडकर का असली उत्तराधिकारी बताने की बात कर रही है। और इस संदर्भ में जो भी प्रतीकात्मक कार्य होते हैं वो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, चाहे बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित करना हो, उनकी जयंती के के अवसर पर आयोजन करना हो, या उनके उनसे जुड़े हुए स्मारक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार करने की बात तो वो भी है। हालांकि हमने देखा था नागपुर में दीक्षा भूमि, अभी भी बहुत ज्यादा वहां पर काम किए जाने की जरूरत है। जिस स्तर पर बाकी और स्मारकों पे होता है काम, उस तरह से अभी भी नहीं हुआ है। भले ही भाजपा का ये दावा हो और महाराष्ट्र में उनकी सरकार हो, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। तो ये है। और सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी जो है भाजपा का, वो भी बहुत कुछ जो बाबा साहब की जो मूल उनकी बात थी, सोशल जस्टिस जस्टिस और जो बराबरी, इक्वालिटी और जस्टिस, उसका ही वो जो है उस तर्ज पर ही ये नारा है। हालांकि ये अलग बात है कि उस पर राजनीति किस तरह की है, हम आगे बात करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम, और सबसे बड़ी बात है बाबा साहब के की जो 22 प्रतिज्ञा है, जो हिंदुत्व का के विरोध की, जो उन प्रतिज्ञाओं में जो तमाम बातें हैं, वो कहीं से भी जिन बातों पर भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति है उनसे उसका कहीं मेल नहीं है। चाहे वो रामकृष्ण का अवतार या हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की बात हो, ब्राह्मणवाद की बात हो, तो हिंदुत्व इन सब
का जो है वो आगे बढ़ाने का नाम है हिंदुत्व की राजनीति में, और बाबा साहब की प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा में इन सब से हटने की बात थी, इन सबको खारिज करने की बात थी। तो ये एक था। और आज के दिन में मोहन भागवत ने भी जैसे खास तौर पर ये कहा कि बाबा साहब संघ से प्रेम है, इस तरह का एक जो है उन्होंने वाक्य कहा। लेकिन उस बात को भी हम समझेंगे कि इसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है आज मोहन भागवत के द्वारा, उसकी भी हकीकत क्या है। बाबा साहब संघ से एक औपचारिक जो संबंध होता है, जो वो अलग बात है, लेकिन उस समय भी उनके सबसे बड़ा तो मतभेद हिंदू कोड बिल ही था, जिस पर उनका विरोध था। और बाबा साहब को हराने में जो चुनाव, जिसपे कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाया जाता है, 52 और 54 का चुनाव, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि बाबा साहब उस समय ब्राह्मणवाद के विरोध में थे, हिंदू कोड बिल था, और तमाम जो हिंदुत्व के एजेंडा होता है उनके खिलाफ उनकी राजनीति, उनकी विचारधारा थी। तो जो आरएसएस उस वक्त था, जनसंघ और ये तमाम जो दल थे हिंदुत्व वाले जो है, वो सब तो उस समय से भी उनके विरोध में थे। लेकिन आज वो अपनी विरासत में इसको समेटते हैं और इसकी बात करते हैं। तो हम इन सब की, हाँ, इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण एक मायावती जी के भी बयान का जिक्र करना जरूरी है। जब आज उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय भी दलितों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन भाजपा के समय में और भी बदतर हुई है। ये बात रेखांकित किए जाने योग्य है। उन्होंने भाजपा को कांग्रेस से भी ज्यादा खारिज किया दलितों के मसले पर। तो हम आज इसी सब पर बात करेंगे कि सच में बाबा साहब की विरासत पर जो भाजपा का दावा है इन दिनों, वो कितना विचारधारा के स्तर पर है, कितना अवसरवाद है, और इससे उनका हासिल क्या है। इन सब पे हम बात करेंगे। और अब बाकी अन्य दल भी यहाँ पर कहाँ आकर ठहरते हैं। बाबा साहब सबके हैं, लेकिन सब बाबा साहब के कितने हैं, उन मुद्दों बात तो उन्हीं की है कि जो बराबरी और न्याय की बात है, वहां उस स्तर पे हम बात करते हैं। तो आंकड़े बहुत बुरे नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। जिस बराबरी की बात के लिए बाबा साहब की प्रतिबद्धता थी, अभी उसको हासिल किए जाने में अभी समय है, अभी काफी समय है। तो हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ विनय ठाकुर जुड़ रहे हैं, हमारे स्त्री काल के साथी संपादक, आप सब इनको रोज सुनते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर जुड़ रहे हैं, और वो दलित विमर्शकार हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्री काल के संपादक हैं। और हमारे साथ शालिनी जी जुड़ रही हैं, अम्बेडकर नामा से जुड़ी हुई हैं। तो खास तौर पर अम्बेडकर के जो विचार हैं उनको लेकर लगातार उनका काम अपने चैनल पर चलता रहता है। वो मतलब एक कंटिन्यूटी में वो लगातार उस विमर्श को आगे बढ़ा रही हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ओपनिंग टिप्पणी प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर के पास से उनके पास ही चलते हैं पहली टिप्पणी के लिए, और इसी पर बात करते हैं कि, और थोड़ा सा हम बिहार नहीं, संजीव जी आपसे आएंगे तो हालांकि आप भी टिप्पणी कर सकते हैं। बिहार में जो है वो एक अलग तरह का जो है दलित अपलिफ्टमेंट या वो रहा है, लेकिन अभी हम भाजपा की ही बात करते हैं। जो विरासत पे जिस तरह से दावा भाजपा कर रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं आगे? वो क्या भाजपा जो है उस पर कब्जा करने में कामयाब होगी? दलित उनके उसमें जाएंगे, उनके फोल्ड में जाएंगे? हालांकि देखिए, वोट शेयर की बात है तो पिछली बार से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उनका वोट शेयर है, ठीक ठाक वोट शेयर है उनका। जो है दलित उसमें जो वोट बैंक है, हाँ, जिसको वोट वायरस मोदी जी ने आज कहा है कांग्रेस के संदर्भ में कि उन्होंने वोट वायरस की राजनीति की है। तो ये है। लेकिन तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो जिस तरह से दिखावे की ही बात करें, लेकिन उनके पास पूरा वो हुनर है कि अपने फोल्ड में वो ला सकते हैं, तो फिर बाकी जो दलित राजनीति है और अंबेडकर के विचारधारा की बात है, वो फिर कहाँ पर स्टैंड करिए, किस तरह से स्टैंड करिए? और तब जबकि एकदम जो कोर में दोनों दो छोर की बातें हैं, हम 22 और बातें ना करें, 22 प्रतिज्ञा की ही बात करें और इनके हिंदुत्व की बात करें, तो दोनों दो छोर की बातें हैं। बहुत अच्छा, मनोरमा जी।
स्त्री काल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय भारत जय भीम। बाबा साहब की जन्म जयंती पर देश के करोड़ों लोगों को और दुनिया भर में बसे हुए अम्बेडकरवादियों को मैं जय भीम करता हूँ और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखिए, आपने जो बात कही कि दलित वोट बैंक जो है या दलितों का वोट किसे प्राप्त हो रहा है, ये मसला दलितों का वोट किसे प्राप्त हो रहा है, इससे हम ये मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वो बाबा साहब के नजदीक है। कांग्रेस तो लगातार पूरा दलितों का वोट पाती ही रही है। 60-65 साल तक दलितों पर दावेदारी सर्वाधिक कांग्रेस की ही रही। यही कारण है कि और दल नहीं पनप पाए। लेकिन जितना बाबा साहब को दरकिनार करने की कोशिश की है, उतना और, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं दरकिनार करने वाला, कांग्रेस ही थी। तमाम मतलब चूंकि समाजवादी रुख के स्वयं पंडित नेहरू थे, तो उस तरह का तो परिणाम आना था। लेकिन बाबा साहब को लगातार दरकिनार किया गया, बाबा साहब को अपने समय में हराया गया, बाबा साहब स्वयं जीत करके नहीं पहुंच सके पार्लियामेंट। तो अब ये तो कोई बात नहीं बनती है कि वोट भाजपा पा रही है, कांग्रेस पा रही है, कोई पा रही है, और उससे बाबा साहब के मिशन का कोई मतलब बैठता है। बाबा साहब स्वयं कहते थे कि सारे के सारे जो इस समय मौका परस्त लोग हैं दलितों में, जो रिजर्वेशन हमने कराया है संविधान में, वो सब के सब कांग्रेस में पहुंच गए हैं और वहां वो पद तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पावर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अपना घर तो बना रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन देश का भला नहीं कर पा रहे हैं। ये स्वयं बाबू जगजीवन राम जो बिहार से ही थे, वो पार्लियामेंट से कभी बाहर नहीं हुए। 50 वर्ष का संसदीय जीवन उनका रहा रिकॉर्ड है। आपकी आवाज हाँ, तो मैं अच्छा, कम आ रही है क्या? आप आई? बहुत 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 धीरे आ रही है। अच्छा, पता नहीं क्यों आ रही। ये कह रहा, हाँ अब ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब के जो वोटर हैं वो किस ओर जाते हैं, ये मसला उतना है, जरूरी तो है, आजकल जरूरी हो रहा है, लेकिन ये इसका द्योतक नहीं है कि जाकर के, जैसे बहन जी के पास आज दलितों का या किसी का समर्थन उतना नहीं है जो होता रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दावेदारी उन्हीं की बैठती है, सर्वाधिक। देश में जो भी दावेदारी कर रहे हैं, सबकी दावेदारी उनके सामने खोखली है, यद्यपि वोट उनके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तो ये एक मसला है। अब देखिए, जहां तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। न तो कांग्रेस के लिए सुपाच्य हैं बाबा साहब रहे हैं, और ना भाजपा के लिए तो बिल्कुल एकदम ही नहीं है। बाबा साहब कांग्रेस को तो थोड़े बहुत खोल में फिट हो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई गुंजाइश ही दूर दूर तक नहीं बैठती है। बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाने का जो काम है, बाबा साहब की बात खूब, बाबा साहब को मान रहे हैं वो लोग, लेकिन बाबा साहब की एक बात मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने जिस तरह के भारत की, जिस तरह के समाज की, जिस तरह के आधुनिक भारत का ये जो सपना देखा था, उसको मतलब थोड़ा बहुत जो पूरा होने के माने चल रहा था, उसको भी धूल धूसरित कर दिया। जिस पर वो बहन मायावती जी ने संकेत किया है, उसको भी धूल धूसरित कर दिया है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है। जैसे वो कह रहे हैं हम घर घर जाएंगे। अरे भाई, दलितों के घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां हमारे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो हमारी अपनी समझ है, उसको भ्रमित करने और आ जाओगे। हम अपने बाबा साहब को जिस तरह से देखते रहे हैं, उसको खंडित करने मत आओ। जाना है, मैंने कई बार कहा, कई चैनलों पे कहा, आपके यहाँ भी कहा, जाना है तो जाकर के जमींदारों के यहाँ जाइए, ब्राह्मणों के यहाँ जाइए, पंडितों को समझाइए कि बाबा साहब के विचारों की क्यों आवश्यकता है। उनको समझाओ, दलितों पर अत्याचार मत करो, अंबेडकर को मानो और अंबेडकरवादियों को गोली से उड़ा दो, अंबेडकरवादियों को कोई सम्मान ना दो, कोई पद प्रतिष्ठा ना दो। ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। तो ये एक मुसीबत है। वो जो है ये नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि भाई आप जा रहे हैं तो जाकर के ये तो कहो कम से कम कि बाबा साहब का था कि आरक्षण एकमात्र सहारा, हमारे पास धंधा नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई व्यवसाय हमें करने में वर्ण व्यवस्था आड़े आ जाती है, जाति आड़े आ जाती है। हम खोल भी लें व्यवसाय, माना कि होटल उद्योग में हम आना चाहें, फूड के लिए हम आना चाहें, हमें नहीं है अनुमति, बड़ी मुश्किल है। कोई सामान खरीदने वाला नहीं मिलेगा, जमीन हमारे पास है नहीं, नौकरी एकमात्र थी। आपने सारे विश्वविद्यालय प्राइवेट तमाम कर दिए हैं, 550 यूनिवर्सिटी खोल दी हैं, और वहां दलितों की
फीस इतनी अधिक है वहां की कि दलित वहां प्रवेश ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सवर्ण विश्वविद्यालय बन के रह गए हैं। अब वहां आपके लिए क्या प्रोग्राम है? क्या आप ये कहेंगे कि उनकी जो फीस, जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो 0 फीस पे उन्होंने कर दिया था कि किसी भी प्राइवेट संस्थान में कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं तो 0, 1 रुपए भी नहीं लगेगा। उनका नारा था कि जब हमें पैसा वापस करना ही है तो हम ले ही क्यों। और तब धड़ल्ले से जाकर के 30-35 हजार जो कहीं फीस हुआ करती थी, दलित लड़के खूब एडमिशन लेते थे। अब बताइए 3 लाख 5 लाख में जाकर के पीएचडी की डिग्री हो रही है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ में एमबीबीएस हो रहा है, तो सरकार करे प्रावधान। भाई प्राइवेट स्कूल किसके हैं? सभी धन्ना सेठों के हैं। या फिर ये कर दे कि भाई प्राइवेट स्कूल जो हैं सब सरकारी करते हैं हम, और नहीं है तो वहां रिजर्वेशन करिए। सब प्रकार से वो इसी देश की धरती पर हैं, इसी देश के टैक्स पानी से वहां बिजली जा रही है, सब कुछ जा रहा है, करिए वहां। ये प्राइवेट जितने भी जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो उद्योग धंधे खुले हैं, ये भारत की धरती पर हैं। इनको आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे किसी और के लिए? ये करिए। ये करोगे तभी तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। बाबा साहब की तो मंशा थी कि भूमि का समाजीकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकार की भूमि हो, क्योंकि वो जानते थे कि जमींदार, अरे इंदिरा गांधी ने आकर रातों रात बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर ही दिया था। सारे धनपतियों की और राजा महाराजाओं की जो बैंकें थी वो सब रातों रात सरकार की हो गई थी। तो ये क्यों नहीं करते हो? ये करो, करके दिखाओ, तभी तो जाकर के बाबा साहब का सपना साकार होगा। ये करने को तैयार नहीं है। भाई मैंने कहा कि भाई दलितों के बीच में जाओ तो 22 प्रतिज्ञा लेकर के जाओ और उनसे ये कहे भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस के कि हिंदू धर्म में रहोगे तो तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। बाबा साहब ने जो मार्ग अपनाया वही मार्ग उपयुक्त है। इस झांसे में मत आओ। हमारे कोई कार्यकर्ता कहें तो अभी मत आओ। बाबा साहब की किताबें पढ़ो, उनमें क्या लिखा है। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के नाम पर एक देश बन गया है, दो टुकड़े इस देश के हो गए हैं। मुसलमानों ने अलग देश ले लिया है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और कल के दिन मुझे आशंका है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा सपना इनका पूरा होता है तो राष्ट्र पर महाविपत्ति होगी। ये कहो जाकर के, ये कहना चाहिए, कहो कि जाति सबसे खतरनाक चीज है, जाति कोड है सबसे बड़ा। जाकर के जाति जो है लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज है। भाई में, बंधुता में, समता में, स्वतंत्रता में, बंधु भाव में सबसे बड़ा अड़चन है। हम एक ही परिवार के कह देते हैं, हम एक ही देश के सब भाई भाई हैं। अरे भाई ये कौन सा भाईचारा है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी टेबल में तुम्हारे साथ में खाना ना खा पाए, तुम्हारे साथ वो चल ना सके, तुम्हारे मोहल्ले में मकान ना बना सके, तुम्हारे समकक्ष कोई होटल ना खोल सके। ये कौन सा ये कौन सा बंधु भाव तुमने विकसित किया है? तो ये ना बताना पड़ेगा। यदि जा रहे हो वहां जाकर के और फंसेंगे ना। अब तो हमारी दलितों की इसमें रुचि है कि तो हमारे साथ खाना खाइए। हमारे साथ खाना खाने की अवस्था नहीं है। तुमने रखा ही कहां हमें इस तरह का कि तुम जैसे संभ्रांत लोगों को हम खिला सकें। और खाना है तो आइए, सुअर का मांस पक रहा है, खाइए, उसको खाइए, फिर आकर के मछली खाइए, मटन खाइए, आइए जो हमारे पास टूटी सूखी रोटी उसको खाइए। वहां जाकर के पिकनिक बनाने मत आइए। ये हकीकत है और इस हकीकत को दलित जानते हैं। उन्हें स्वाभिमान की 2 रोटी चाहिए, वो कमाना जानते हैं। उन्हें बरगला नहीं कह सकता। 4 बार सत्ता का सुख भोग चुके हैं यहाँ। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या था, मास्टर किल्ली क्या थी। मानवर कांसीराम साहब ने जमीन पर उतारे थे बाबा साहब के विचारों को और कहा था कि मास्टर किल्ली है ये। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र वाले सुन लो, महाराष्ट्र के दलितों तुम सुन लो, सांस्कृतिक आंदोलन कितना ही जोरदार चलाए रहो, सब कुछ करो। तुमने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का आधा नाम बदलने के लिए 17 लोगों को शहीद कर दिया, फिर भी आधा ही बदल पाए। मैंने यहाँ सरकार बना करके मायावती के द्वारा यहाँ के विश्वविद्यालयों के बने बनाए विश्वविद्यालयों के, अंग्रेजों के जमाने के विश्वविद्यालयों के रातों रात नाम बदल दिए। पंखी नहीं उड़ी, चिड़िया भी नहीं मरी। ये होता है सत्ता का रुझान। तो ये करके दिखाएं कि मुलायम सिंह सरकार में या अखिलेश जी की सरकार में जो उन्होंने जो जिलों के नाम बहुजन नायकों से छीन लिए थे, हमारी सरकारों को बहाल कर दी है। बल्कि ये अच्छा याद दिला कि राजस्थान में जो एक मूर्ति लगी हुई है मनु की, हाँ, वो अभी तक और अभी तो हुई है। हाँ, तो हटा दे वो मूर्ति, हाँ, मूर्ति। अभी वो उसके लिए कितना आंदोलन चला है उस मूर्ति को हटाने को लेकर के। तो ये रामचरितमानस तो गीता और वेद लेकर के तो दलितों के यहाँ जाने वाले नहीं।
वहां उनका काम भी नहीं है, वेद मंत्रों का भी काम नहीं है। जाओ तो संविधान की धाराएं लेकर के जाओ, इक्वलिटी लेकर के जाओ, समानता लेकर के जाओ। और मोहन भागवत जी करें ऐलान कि आज से हिंदू हिंदू सब एक हैं, रोटी बेटी के संबंध अलाउ, कोई भी दलित की बेटी से, दलित के बेटे से शादी करे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर, ऑनर किलिंग नहीं चलेगी इस देश में। ये कहें, करें घोषणा, अमली जामा पहनाएं इस चीज को, तब तो हिंदू हिंदू हैं। जी ठीक है। हम हेमंत सर ने ज्वाइन कर लिया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत सर। और अगली टिप्पणी के लिए फिर आपके पास ही आते हैं। और एक जो खड़ा किया जाता है नेहरू और इन बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के लगातार जो है एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया जाता है अभी भी, बल्कि आज भी इसकी बात हो रही थी। और आरक्षण को लेकर के बात किया था। आरक्षण पे नेहरू का जो टेक था वो ये कि मतलब इससे जो है नौकरियों की गुणवत्ता जो है वो प्रभावित होगी, जो शुरू का टेक था उनका, उस पर बात की जाती है। हालांकि उसके बाद आगे बहुत सारी बातें जो उन दोनों के साथ आने की और एक शुरुआत करने की, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन आज जब कांग्रेस जो है खासकर राहुल गांधी सोशल जस्टिस और 50% के सीलिंग को तोड़ने के बाद, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी 5 अपनी प्रतिज्ञाओं जो उन्होंने बात कही है उसमें उसको एक रखा है। तो ये अभी, और बिहार का चुनाव भी है। और कल हमने देखा कि जो आईपी गुप्ता की रैली हुई उसमें ढेर सारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर के। उस तरह से प्रशांत किशोर और तमाम लोगों की रैलियों में वैसे पोस्टर हमें नहीं दिखे थे, लेकिन कल दिखा था। कल आईपी गुप्ता की उसमें पूरा गांधी मैदान सजा हुआ था उस तरह से। और बिहार में दलित राजनीति एक अलग तरह से रही है। बाकी जो मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले वहां पर मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन वो एक अलग तरह की राजनीति थी। वो जो कांसीराम जी के साथ शुरू हुई राजनीति जो थी, जो अम्बेडकर के विचारों से बढ़ती है, वो राजनीति नहीं थी। वो सोशलिस्ट पार्टी की सोशलिस्ट उस पे वो राजनीति जिसमें भोला पासवान बने थे। बाद में फिर जीतन राम मांझी भी बने दूसरे दलित मुख्यमंत्री, वो बिल्कुल ही अलग। इन सब को राजनीतिक तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? परिघटना के रूप में भी जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बनना क्या मायावती के मुख्यमंत्री बनने जैसा था या उससे अलग था? बिहार में जो ये राजनीति है दलित राजनीति, उसको आप अंबेडकर से कितना प्रभावित, कितना उनके फोल्ड में देखते हैं? और अगर नहीं है तो क्यों? क्या कारण है कि बाकी जगह से अलग राजनीति है वहां की? धन्यवाद। बाबा साहब को लेकर के जो अभी जो कुछ हम लोग के सामने दिख रहा है, इसमें साफ है कि बाबा साहब की पूरी वैचारिकी तो अलग है, लेकिन बाबा साहब का आभा मंडल इतना विराट होकर के सामने आया है कि सबको उससे कुछ न कुछ फायदा उसमें नजर आता दिख रहा है। इसलिए वो सब लोग उनका नाम ले रहे हैं। ऐसे लोग भी उनका नाम ले रहे हैं जो उनके विचारों के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। 90 के दशक के बाद मुझे लगता है कि बाबा साहब पर बातचीत होने लगी, उनको पढ़ा जाने लगा। उसके पहले की क्या स्थिति थी? उसके पहले तो लगता है कि जैसे कि बाबा साहब को काल कोठरी में बंद करके रख दिया गया था। उनकी रचनाओं को लेकर के, उनकी पूरी विचारधारा को लेकर के, उनकी पूरी वैचारिकी को लेकर के एक तरह से धूप अंधेरा था। और धीरे धीरे क्यों खुली, कैसे खुली, इसके पीछे मुझे लगता है कि किसी बड़े नेता का योगदान तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए रास्ता खोला, उसी तबके से निकले हुए एक मध्य वर्ग ने, एक पढ़े लिखे हिस्से ने उनके पूरे विचारों को सामने लाया। उनकी जो रचनाएं थी उनको सामने लेकर के आए और बाबा साहब एक तरह से विमर्श के केंद्र में आए। धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पार्टियों के, पॉलिटिकल नेताओं की नजर में आया और तब उन लोगों ने उनको एक तरह से अंगीकार किया। अभी जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिखता है कि बीजेपी ने और आरएसएस जो है, इसने बहुत ही चालाकी से इस चीज को पकड़ा है कि अगर हमको हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है तो जो बाबा साहब के जो फॉलोअर हैं, जो बाबा साहब के पूरे इससे जिनको ये हो रहा था, जो उससे उनके जो आकांक्षी समूह थे, उन समूहों को जब तक हम अपने साथ
नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा। इसलिए बहुत ही चालाकी से बाबा साहब की तो पूजा करते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को दफन करने की पूरी कोशिश चल रही है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी जो मध्य प्रदेश में एक योजना लेकर के सरकार आई है, बाबा साहब आम्बेडकर कामधेनु योजना। अब बाबा साहब आम्बेडकर की पूरी वैचारिकी और कामधेनु की में कोई तालमेल है क्या, आप बताइए। तो ये इस कोई गलती से ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि जानबूझ करके ऐसा किया जाता है ताकि बाबा साहब की पूरी वैचारिकी पर उस पर ये मिट्टी डाल दिया जाए, उसको ढक दिया जाए। तो ये कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे ही वक्त में जो लोग अपने आप को सब ये क्लेम करते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों, उनके उसूलों पर चलने वाले लोग हैं, हम उनका ही भारत बनाना चाहते हैं जैसा भारत बाबा साहब बनाना चाहते थे, उसमें मुझे लगता है कि जो तबका ज्यादा, जो हिस्सा राजनीति का भी जो हिस्सा जो लगातार इन मुद्दों पर, सोशल जस्टिस के सवाल पर संघर्षरत है, वो हिस्सा तो मुझे लगता है कि शायद ईमानदारी पूर्वक ये काम कर रहा है, भले ही उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो, लेकिन वह हिस्सा जो समाज का भी और राजनीति के भी एक बड़े हिस्से में वो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को सिर्फ एक फैशन के तौर पर लेते हैं। उनको ये नहीं, ये कमिटमेंट उनका ये नहीं है कि जो बाबा साहब का सोशल जस्टिस को लेकर के या आधुनिक भारत को लेकर के जो उनकी सोच थी उस तरह का समाज बनाया जाए, बल्कि उससे एक अलग तरह का। अब देखेंगे कि जो बाबा साहब जब जिंदा थे उस दौर से उनके परिनिर्वाण के बाद जो देश के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट थे उनमें आरक्षण को लेकर के सबसे ज्यादा स्टिग्मा अगर था तो वहां के प्रगतिशील समूहों के बीच में। उनको लगता था कि इससे एक तरह से क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो नेहरू ने कहा भी था, जो नेहरू ने जिसका हवाला अभी तक दिया जाता है, जेएनयू तक में ये था। और ये जो थिंकिंग थी इसने बाबा साहब के क्रांतिकारी अवदानों को आगे बढ़ाने से इन लोगों ने उसको रोका। मैं तो कहता हूं कि अगर देश के सभी विश्वविद्यालयों में जाति का विनाश जो उनका पूरा आलेख है उसको चैप्टर में शामिल करना चाहिए था। अब पढ़ाते लोगों को, अब कुछ लोगों को तो जाति की हकीकत पता ही नहीं होती है, लेकिन वो प्रगतिशील होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही जाति के सवालों को हल करने की चुनौती उनके सामने आती है तो वो मुंह बाकर खड़े हो जाते हैं, चाहे तो वो दक्षिणपंथियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, चाहे आरक्षण के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सबका आरक्षण के कारण इतना मजबूत हो गया है कि वो मलाई चाट रहा है और बाकी लोगों, बाकी दलितों की भी मलाई खा जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये जो है, जो मध्य वर्ग जो एक तैयार हुआ, उस मध्य वर्ग ने जो चुनौती दी सत्ता के सामने आकर के, उस चुनौती को कैसे खत्म कर दिया जाए, ये एक बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए कोशिश ये हो रही है कि आपको हम राष्ट्रपति बना देते हैं, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाबू बनने की मत सोचिए, आप IAS IPS बनने की मत सोचिए। उन तमाम अवसरों पर ताला लगा दिया जाएगा। हम वहां पर लैटरल एंट्री करके हम आपके अवसर खत्म कर देंगे, हम प्राइवेटाइज करके आपके अवसर खत्म कर देंगे, आरक्षण का झुंझुना बजाते रहिए। तो अगर मध्य वर्ग खत्म हो गया तो बाबा साहब का सपना तो ऐसे ही धूल धूसरित हो जाएगा। कौन लड़ेगा उन लोगों के लिए? तो ये बहुत चालाकी से प्रचारित किया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने दो तरफा काम किया है। एक तो जो इस हिस्से, जो हमारे हिस्से का जो मध्य वर्ग है, उस हिस्से को उसने विलेन के रूप में पेंट करने की कोशिश की है, या उसको अपने साथ मिला लिया है। उसमें जीतन राम मांझी टाइप के लोग, उसमें चिराग पासवान टाइप के लोग, उसमें आठवले साहब जैसे लोग, ये तमाम लोगों को मैं गिनता हूं जो उनके इस एजेंडे में एक तरह से समाहित हो गए हुए हैं और ये एक तरह से उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो यह जो चुनौती है, यह मुझे लगता है कि आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। जी हम शालिनी जी के पास आते हैं। शालिनी जी, ये जो अभी खैर प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी बात करें तो मुझे याद आया, मराठवाड़ा के दलित रसोई पर साहू पटोले जी की किताब आई थी और BBC में भी शायद मैंने देखा था। इस तरह का काम और जगह नहीं हुआ है कि दलित क्या खाना खाते हैं
उसमें उस तरह के उस पूरा उसके पीछे जब उस व्यंजन के उस रेसिपी पे जाते हैं तो एक पूरा उसके पीछे जो है उसकी पृष्ठभूमि है उस संघर्ष की, जिजीविसा की, और कैसे भी करके जो है मतलब पोषण लेना, खाना जो है वो पूर्ति करना, क्योंकि उनकी पहुंच उस तरह के भोजन पर नहीं थी जो सवर्ण समाज खा रहा था। तो उस तरह का साग, उस तरह की पत्तियां और उस तरह का कंदमूल किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, और जो नॉनवेज में भी है जैसे वो खाना स्नेल खाते हैं, जो घोंघा होता है, वो सब खाना जो सवर्ण लोग उस वक्त नहीं खाते थे, और उसे अब वो कहा जाता है कि बहुत हाई प्रोटीन में बहुत हाई होता है। तो बहुत बहुत ही उल्लेखनीय काम है। हालांकि हमारे यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश इन सब में ये काम नहीं हुआ है कि दलितों की रसोई पर काम हो, उनके किचन में वो क्या खाते रहे थे पारंपरिक रूप से। और ये भी उनके पूरे संघर्ष और ये जो जातिगत भेद है उसका एक बड़ा आख्यान है वो। तो वो बहुत उल्लेखनीय काम है साहू पटोले जी का, तो उसका बस प्रसंग बस जिक्र किया। हाँ, शालिनी जी, जैसे कि दो दो बातें, दो छोर की हम कह रहे हैं कि अभी अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम पार्टियां जो है उस विरासत पर दावा कर रही है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो रहा है जो जैसे अंबेडकरवाद जो है उसमें होता है कि जाति संघर्ष मुख्य होता है, और जैसे वामपंथी या समाजवादी उसमें खास तौर पे वामपंथ की जो धारा थी उसमें ये होता था, उसमें ये कहा जाता है कि मतलब वर्ग संघर्ष जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जाति उसमें गौण हो जाता है। तो ये इस आधार पे जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और अब जब तमाम पार्टियां और वो अंबेडकर को हमेशा बुजुर्गा की नजर से देखते रहे थे, जो वामपंथ के जो तमाम विचारक रहे थे उनका जो एक नजरिया था उनको बुजुर्गा की तरह से देखने का था। अब सभी पार्टी इस एक लाइन पर आई है कि जब सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब की बात करना हो या जस्टिस की ही बात करना हो समाज के तमाम तबकों के लिए, तो उनके लिए बाबा साहब को केंद्र में रखना अनिवार्य अब हो गया है। इतनी तो राजनीति अब यहाँ से वहां से बढ़ के यहाँ पर आ गई है। जो 30 साल पहले उनको बुजुर्गा की तरह देख रहे थे और जाति को नकार दे रहे थे, उसके बदले में वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे आ रहे थे, जिससे अपने यहाँ का समाजवाद जन्मा और एक अलग तरह की राजनीति, जहाँ पे हमारे यहाँ के समाजवाद में जाति को रखा गया, जिससे सोशल जस्टिस की नींव जो है वो रखी गई और आगे बढ़ी। आज के इस मौजूदा दौर में आप इसको किस तरह से इवॉल्व होते हुए देख रही हैं, जो तमाम ये पार्टी, खास करके जो समाजवादी धरे की पार्टी रही है, उनके उसमें सोशल जस्टिस मतलब जाति का विमर्श रहा है, ठीक है, लेकिन फोकस में है वो ज्यादा जो है ओबीसी और पिछड़े रहे हैं, ठीक है। दलित राजनीति की अलग बात जो है कांसीराम जी ने शुरू की थी, कांसीराम जी ने ही घर घर तक बल्कि पहुंचाया, और मायावती जी उसके परिणाम स्वरूप जो पहली बार सत्ता में, अगर इस वैचारिकी से किसी को हमने सत्ता में पहली बार आते देखा तो मायावती जी ही है। उसके पहले भले बिहार में 2 या 3 मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। तो अब आप इसको किस तरह से इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, खासकर मायावती जी का जो एक विरासत है उनके पास, उसको आप आज के समय में किस तरह से उसका मूल्यांकन कर रही हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बाबा साहब के नाम को घर घर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो बसपा से छीना नहीं जा सकता। इसके लिए पहल जो है वो बसपा ने ही की थी। उन्होंने बाबा साहब के लिए बाबा साहब की तस्वीरें दी, उनकी मूर्तियां दी, उनके नाम पर विश्वविद्यालय दिया, लेकिन चूक कहाँ हुई, ये सब कुछ देने के बावजूद भी वो बाबा साहब के विचारों को देना भूल गए। बाबा साहब के विचारों को उन्होंने लोगों तक नहीं पहुंचाया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनका सारा फोकस जो है वो कांग्रेस की भर्त्सना करने में ज्यादा रहा। उन्होंने कभी भी इस चीज को मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से चीजों को देखा, बीच का जो ग्रे जोन है उसको लगातार बसपा जो है वो इग्नोर करती रही। उसने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि कांग्रेस के साथ जो भी मनमुटाव बाबा साहब का रहा, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी कांग्रेस के साथ ही बाबा साहब ने जो है अपना अलायंस करने में मतलब उन्होंने किया। कभी भी उनका स्टैंड इस बारे में बिल्कुल क्लियर था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता संभव ही नहीं है। इस बात को बसपा जो है वो लगातार इग्नोर करती रही। तो तब बाबा साहब के विचारों के ऊपर उन्होंने काम किया, ऐसा मैं नहीं मानती।
आप बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर राज्य में सरकार बनाते हैं, तो ये तो मैं समझती हूँ बसपा ने भी बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध जाकर ही काम किया है। जी। इसे मैं इसी तरीके से देखती हूँ और इस पर मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि तो आज जो बसपा ने तमाम जो जो ईमानदारी से नहीं दलित बरती। तो जो दलित विचारधारा से पार्टी आती है, जो आज एनडीए में शामिल है, उनकी भी राजनीति को आप फिर मतलब कि इस आधार पे वो खारिज होती हैं, वो राजनीति फिर? बिल्कुल, ज्यादातर तो अब जो आप देखेंगे तो बीजेपी के साथ ही मिल गए हैं सीधे तौर पर जाकर। वो भी बाबा साहब की बात करते हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों या वो चिराग पासवान हों, उनको कोई अधिकार भी है बाबा साहब की विचारधारा के चाहे बारे में बात रामदास करने अठावले का? हो केंद्र में। बिल्कुल। इन लोगों को मैं नहीं समझती कि कोई अधिकार भी है। अगर ये लोग बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं तो ये बाबा साहब को अपमानित करते हैं। जी। और बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, जब भी बाबा साहब को मौका मिला तो कांग्रेस नहीं तो कम्युनिस्ट से ही उन्होंने हाथ मिलाना श्रेयकर समझा है। हालांकि उनसे उनका वर्ग संघर्ष और जाति विमर्श को लेकर आलोचनात्मक रुख जरूर रहा है बाबा साहब का, लेकिन बावजूद उसके यदि आप देखेंगे उन्होंने काफी बार हाथ बढ़ाया है कम्युनिस्टों की तरफ भी, जब जब भी उनको जरूरत पड़ी अपने लिए स्टैंड लेने की। और जितना भी हम डिस्कोर्स देखते हैं, कांग्रेस ने जो है संवैधानिक प्रोविजंस को लागू करने में बाबा साहब का पूरा पूरा सहयोग दिया। संविधान बनकर ही इसलिए तैयार हुआ क्योंकि कांग्रेस का पूरा सपोर्ट बाबा साहब के साथ था, वैचारिक मतभेद के बावजूद भी। इन सब चीजों को इग्नोर करके खाली कांग्रेस की बुराइयों को ढूंढना, ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से चश्मे को देखना, मैं नहीं समझती कि कोई हितकर है दलित समाज के लिए। जी। बीजेपी तो बिल्कुल ही धुर विरोधी है। बाबा साहब के मतलब रतन जी बहुत बेहतर तरीके से कहते हैं कि गले में माला विचारों पर ताला। आप उनके नाम का आप देखिए 2017 में प्रधानमंत्री जी ने एक भीम ऐप इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा उन्होंने 2018 में अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का भी जो है वो इनॉग्रेशन किया था। लेकिन उन्होंने ये देख लिया है कि दलितों को जो है ना वो मूर्तियों और तस्वीरें पकड़ा दो, विचारधारा की बात मत करो। और दलित उसमें खुश रहते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी, इतने सारे नाम जो है विश्वविद्यालयों के बाबा साहब के नाम पर कर दिए। बेशक वैचारिक बात उसमें बिल्कुल भी ना हो बाबा साहब की। बीजेपी तो जो है वो बिल्कुल मनुवादी विचारधारा की पार्टी है। उनकी जो वैचारिक नींव है वो हिंदुत्व के ऊपर ही टिकी हुई है। तो अगर वैचारिक तौर पर भी आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टियां जो हैं धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, तो वो वैचारिक तौर पर भी बाबा साहब की विचारधारा के ज्यादा करीब पार्टियां लगती हैं। कांग्रेस अपने समय में 400 पार कई बार रही है, फुल फ्लेज पार्टी रही है, लेकिन उसने कभी भी हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करी। उसने कभी भी सेक्युलरिज्म को हटाने की बात नहीं करी। आज भी कांग्रेस का ये स्टैंड जो है वो एकदम क्लियर है इस चीज को लेकर, जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्लियर डिवीजन जो है वो दिखाता है। कांग्रेस आज भी कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करती है। जिसके बारे में बहुत ही स्पष्टता से बाबा साहब ने कह दिया था, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के बारे में ये चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। तो हर चीज के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना मैं नहीं समझती। अब दलित राजनीतिज्ञों को थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना चाहिए। एक ही चीज को लकीर को आप पीट रहे हैं। मैं समझती हूँ आधी सच्चाई बताना भी जो है ना वो लोगों को गलत रास्ता दिखाना है। जी। तो ऐसे में आप वे मान रही है कि जो दलित विचारधारा की, खासकर अम्बेडकरवादी विचारधारा से जो पार्टियां आ रही है, वो चाहे कितना भी इसको डिफेंड करे, अगर वो हिंदुत्व के फोल्ड में जा रही हैं, तो अब सबसे पहले वो बाबा साहब के की वैचारिकी के साथ वो मतलब खयानत कर रही हैं, जिनको सिर्फ बाबा साहब की वैचारिकी के खिलाफ नहीं जा रही है, बल्कि अपने समाज का जो प्रतिनिधि करने का उनके पास राइट समाज ने दिया है, उसके साथ भी वो बेईमानी कर रही हैं, अपने ही समाज को छलने वाली बात कर रही हैं। जी ठीक है, हम विनय के पास आते हैं। विनय, तो ये मतलब शालिनी जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मतलब
जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है, खासतौर पर बसपा और इन सब पार्टीज की बात करते हैं, तो इनका जो एक तरह से एक स्टैंड स्टिल या थोड़ी सी जो उनकी कमजोर हुई है जमीन, वो हिंदुत्व के तमाम जो वैचारिकी है उसकी बहुत तल्ख आलोचना नहीं करने के कारण भी, क्योंकि अगर वो बाबा साहब के राजनीति को या उनकी विरासत को आगे बढ़ाते तो सबसे पहले इनके लिए बहुत स्पष्ट रूप से तल्ख होना पड़ेगा, इन सब चीज बहुत सख्त होना पड़ेगा, सख्त वैचारिकी रखनी पड़ेगी। तो इसकी कमी आपको दिखती है। और अगर ये खत्म किया जाए तो मतलब कि इनकी राजनीति जो है वो अपने पुराने तेवर में लौटेगी, ऐसा आपको लगता है? या फिर मतलब जो है सर्वाइवल जो है अभी भी दलित राजनीति की सबसे बड़ी जो है जो वो मतलब क्या बोले, वो सबसे बड़ी शर्त है जिसको, या वो सबसे अनिवार्य चीज है कि सर्वाइवल जरूरी है, तो चाहे वो जैसे हो, जिस तरह से हो, वहां पे अपना अस्तित्व बना के रखना है, बचा के रखना है, ये बात है। दूसरा, ये कांग्रेस लगातार डिफेंड करती रही है अपने आप को, उस पर आरोप लगते रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ में होने का, सोशल जस्टिस के खिलाफ में होने का। तो अब क्या मतलब, अब जबकि कांग्रेस इसको खुले तौर पर जो है अपने सारी चीजों में उसको शामिल कर रही है, जहां जहां पे कोर्स करेक्शन भी कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं कांग्रेस को मतलब उस विरासत का दावेदार माना जाए? क्यों? और भाजपा अभी लगातार उस पर हमला करती है, जबकि हम और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने फोल्ड में लेने की कोशिश करती है, सोशल जस्टिस को भी, जबकि हकीकत कुछ और है। जो हिंदुत्व के तमाम कोर एजेंडा है उसमें उसमें कहीं से भी वो सामने नहीं है, एक अलग छोर की बात है। तो क्या हम कांग्रेस को कांग्रेस क्या उस विरासत की अब दावेदार नहीं हो सकती, तब जबकि अब लगातार अब नई कांग्रेस, एक तरह से राहुल गांधी की कांग्रेस में ये सारी बातें शामिल हुई हैं और उसके कोर एजेंडा का हिस्सा बन रही हैं? धन्यवाद मनोरमा। देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जब आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपकी जो वैचारिकी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आपका जो वैचारिक अनुशासन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए देखिए, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर अगर बड़ा परिवर्तन कर पाए तो इसलिए नहीं कि उनका मास सपोर्ट ज्यादा था, इसलिए कि उनकी जो वैचारिक समझ जो थी, और जो समाज जो था, उस समाज का विश्लेषण उनका बहुत पुख्ता था। तो कहाँ चोट करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप कहाँ खड़े होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बाबा साहब ने कोई संत व्यक्तित्व के माध्यम से समाज में परिवर्तन होगा ऐसा नहीं समझा था, और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि भाई समाज में जो प्रभु वर्ग है उसका जो वर्चस्व अगर आपको तोड़ना है तो आपको उसकी भाषा में, उसकी वेशभूषा में, हर मामले में आपको बराबरी करके उसको चुनौती देनी पड़े। इसीलिए बाबा साहब अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छी पढ़ाई पे उन्होंने बहुत, इसीलिए उन्होंने एजुकेट, अवेयर और अनऑर्गेनाइज का नारा दिया था, और इसीलिए वो बिल्कुल सही जगह पर चोट करते हैं। दूसरी बात, जब पार्टियों की जहां बात होती है, कांग्रेस की या बसपा की, तो उसमें जो एक बात जो जहां जाकर के अटकती है वो ये है कि वो परिवर्तन के लिए किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। काशीराम जी का मानना था कि स्टेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्टेट पर कब्जा करके जो है आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन को आप ज्यादा जल्दी और कम जो है प्रतिरोध से आप कर पाएंगे। पर जो एक जो बात गौर करने की है और यहाँ पर लड़ाई को स्पष्ट करने की बात है, वो ये है कि जब आप एक बार स्टेट इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ जाता है तो आप वैचारिकी पे आप कितना काम करते हैं और उस लड़ाई को, उस समझ को बढ़ाने में कितना काम करते हैं। देखिए, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके उदाहरण है। आपने जैसे कहा ना कि बाबा साहब को एक वर्ग जो है बुर्जुआ करार देता था। आप देखिएगा कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक व्यक्ति थे जिनके पास मर्सिडीज थे, और उनको आगे बढ़ाने में जिनका संरक्षण उनको प्राप्त हुआ, वाल्टर सिस्लू, और वो उसी वर्ग से, मतलब संपन्न वर्ग से आते थे। खैर, वो एक
और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है। कांग्रेस और जो जहां तक बाबा साहब के विचारों को मानने वाले पार्टी, देखिए जब आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो आपको दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन से कहीं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, जिसका इस्तेमाल जो है भाजपा ने किया है, वो कॉस्मेटिक और टोकन रिप्रेजेंटेशन पार्टियों से वो लोग उठा करके लाते हैं, जो बिल्कुल ही उनकी जो है वो चाबियों वाले गुड्डे होते हैं, वो उनकी जुबान पे ताला होता है, आंखों का इशारा समझ करके वो करते हैं। तो इसीलिए आपको क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा कि जब आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है ना किसी विचारधारा में, आंदोलन में, अनुशासन में आप पगे नहीं होते हैं, तो होता ये है कि आप जिस व्यवस्था के साथ लड़ते हैं, धीरे धीरे आप उसी व्यवस्था की जो तमाम बुराइयां जो है वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और इससे होता यह है कि जो आप सामाजिक परिवर्तन की जो एक बड़ी लड़ाई आप लड़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। बाकी आपने जीतन राम मांझी और इस सब का जो उदाहरण दिया, वो उदाहरण से स्पष्ट है कि उनको जो है व्यवस्था ने को ऑप्ट कर लिया। जो हम लोग वो ग्रामसी के उसमें बोलते हैं ना कि कंप्रादोर क्लास, तो वो एक कंप्रादोर क्लास हो गया है जिसको को ऑप्ट कर लिया इस व्यवस्था ने, और वो जो है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। कांग्रेस और बाकी इसमें जो एक जो कुंभ नहा करके उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी पे, तेजस्वी यादव पे जो है वो तंज करते हैं। हाँ, या कांग्रेस पर। हाँ, वो क्योंकि वो चाबियों वाले गुड्डे हैं ना, वो चूंकि उनका जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य देखिए, एक उदाहरण है कि चे गुवारा को जब अमेरिकी फौजियों ने मारा तो कहते हैं कि उनके हाथ को और चेहरे को प्रिजर्व कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये एक बहुत बड़ा सिंबल होगा। तो इसलिए बाजार के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखिए कि जो लोग चे गुवारा की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, उसमें से 90% लोगों को ना चे गुवारा के संघर्ष के बारे में पता होता है, ना उनकी इतिहास के बारे में पता होता है। बस चूंकि वो एक मार्केट में वो फैशनेबल वो चीज है, तो बहुत सारे लोग चे गुवारा, बहुत सारे लोग भगत सिंह का वो टी शर्ट पहन लेते, लेकिन उनका विचारकी से उनका जो है बहुत कम उनका लेना देना होता है। कांग्रेस के बाकी साथ ये है कि कांग्रेस जो है कम से कम पॉप कल्चर का हिस्सा होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये देवी देवता की तरफ पूजने और उसकी बात होने लगती है, जो हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलर है पॉप कल्चर के मुकाबले में, वो उससे भी खतरनाक है। पॉप कल्चर में तो फिर भी संभावना है कि यूथ जो है कभी ना कभी कुछ अता पता करने की कोशिश करेगा कि टी शर्ट पहना है तो किसी क्रांतिकारी का है, किसी रिवॉल्यूशनरी का है। लेकिन इधर तो यहाँ रिवॉल्यूशनरी को भी ये लोग आरती करने लगेंगे और अगरबत्ती दिखाने लगेंगे, जो हमारे यहाँ होता है। वो तो मैंने कहा ना कि जब आप की वैचारिक अनुशासन नहीं होता, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आप में तमाम तरह की वो संभावनाएं होती है करप्ट होने की। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको उसकी ट्रेनिंग देनी। गांधी जी, देखिए गांधी जी की इसी बात में ये है कि उनमें वो साहस था कि उन्होंने जब देखा कि उनका आंदोलन जो है अनुशासित नहीं है और उनको विचारों से दूर जा रहा है, तो आंदोलन को स्थगित कर सकते थे। कांग्रेस कम से कम बाबा साहब के लक्ष्य की तरफ अगर नहीं जाती है तो उस दिशा में जरूर जाती है। वो एक फर्क है बाकी पार्टियों से। मतलब आप उल्टी दिशा में नहीं जा रहे, भटक नहीं रहे। बाबा साहब 1931 वाला जो बिंदु है वो हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं एक दिन रतन जी का सुन रहा था, मैं किसी इवेंट में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने जो बात कही कि देखिए आपको उस व्यवस्था में इकोसिस्टम से आपके पास शासन तो आ जाएगा, पर उस शासन की प्रकृति को बदलने के लायक आप जो मानव संसाधन आपने तैयार किए क्या? अगर आप एमएलए आप बना सकते हैं,
पर वो एमएलए जो है वो पॉलिसीज को समझ पाए, पॉलिसीज में क्या मतलब है, आप कितने जो है इंटरप्रेन्योर तैयार करते, कितना आप इनोवेटर तैयार करते, ये समाज की दशा, जो पावर टूल्स है सोसाइटी के, उसको आप कितना रिक्लेम कर पाते हैं। अगर वो रिक्लेमेशन आप नहीं कर पाते, उसकी तैयारी आपकी नहीं होती है, तो राज्य पर काबिज होकर के भी आप अपने सत्ता लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्योंकि अंत में क्या हो जाता है कि फिर आप राज्य की सत्ता को पकड़े रहने में जो आप समझौता करते हैं, उसमें कहीं आप चूक जाते हैं कि वो आपकी पकड़ ढीली हो जाती है। जी ठीक है, हम संजीव जी के पास आते हैं यहीं से। ठीक है, अभी तक में 135 साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म को, और उनके पूरे संघर्ष का जो अब 70 साल से हो रहा है हमारे देश के जो संविधान को लागू हुए, इसके बीच में हम सिर्फ एक ही देखते हैं, मायावती जी को देखते हैं पूरी तरह से जो है इस वैचारिकी के आधार पर सत्ता को हासिल करते हुए, ओन करते हुए, और उसके बाद अपनी तरह से राज। आप थोड़ा सा फर्क बताएंगे कि क्या फर्क है बिहार में जब दलित मुख्यमंत्री बने और मायावती का मुख्यमंत्री बनना, ये कैसे दोनों, इसमें कहाँ मतलब कि जो वैचारिकी का फर्क जो है वो किस तरह से हम देख सकते हैं, और इसमें हम शायद इसके आकलन, इसके मूल्यांकन से हम ये भी समझ पाए कि किस तरह से फर्क है जब इस तरह से एम्पावरमेंट होता है, और तब जाकर के, जो कि हम अभी तक देख रहे हैं कि मायावती के अलावा कोई और मुख्यमंत्री या इस तरह से सत्ता के शीर्ष पर कोई और अब तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए मनोरमा, बिहार में जो 3 बार दलित मुख्यमंत्री हुए, हाँ। एक तो भोला पासवान शास्त्री, वो सवर्ण इकोसिस्टम से ही होकर के आए वो सब, और बहुत कम, भोला पासवान शास्त्री बहुत कम दिनों के लिए बने, हाँ। उसके बाद फिर जब देखिए अचानक, मैं भी बाइसोलन खाता हूँ, राम सुंदर दास, जिनका मैं भी भूल गई थी तब, इसलिए 2 का नाम लिया था मैंने, जिनका लालू प्रसाद, तो ये राम सुंदर दास जी भी बहुत कम दिनों के लिए थे, और जीतन राम मांझी जी सबसे ज्यादा 1 साल के लिए रहे। और जीतन राम मांझी जी किस तरह से रहे और क्या किया तो काम किया, उस वक्त उन्होंने कुछ प्रयास किए, उन सारे प्रयासों को आते ही नीतीश जी ने पलट दिया, और उसके बाद मांझी जी आज कहाँ हैं ये हम लोग जानते हैं। मैं मांझी जी के कहीं होने वाले प्रसंग से बहुत दुखी नहीं होता, उतना होना चाहिए था, राइट ट्रैक पे होना चाहिए था। अब वो राइट ट्रैक क्या है ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन जो सत्ता में होने की स्थिति के बीच में, और वो आए, निश्चित तौर पे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जहां रहे, सत्ता में बनने की स्थितियां वहीं से है, लेकिन अपने वैचारिकी को न्यूनतम तो बचा के रख सकते थे। ये संकट है मांझी जी की तरफ। जिस तरह से उन्होंने कुंभ में नहा करके मजाक उड़ाया, जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, और ये वही मांझी जी हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को लेकर और तमाम रैशनल बातें की थी, और आज क्या कर रहे हैं। तो इतना न्यूनतम, कुछ लोग हैं सत्ता के पक्ष में, लेकिन मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने न्यूनतम बचा रखा है अपना। तो ये बिहार में लैग करता है। बिहार में अम्बेडकरवादी धारा बेहद कमजोर है, कम से कम सत्ता के इर्द गिर्द का। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो दोनों ही बार, पिछली बार हम लोगों ने इस पर बात की भी है कि जदयू ने जो कार्यक्रम किया उसमें कलावा बांध के बगल में अशोक चौधरी बैठे हैं, बाकी 3-4 सवर्ण चेहरे बैठे हैं, और किस तरह का वो मखौल उड़ा वो जदयू के कार्यक्रम में, वो हम सब जानते हैं बाबा साहब का। आज जो है कहीं भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक सवाल उठाया, माले के लोगों ने उठाया कि उनकी मूर्ति लगाई जाए विधानसभा में, तो जवाब दे दिएगा कि जब हाईकोर्ट के पास है ही तो यहाँ क्यों लगाए। ये सब यहाँ की कथा है। और यहाँ जगजीवन राम इंस्टीट्यूट है, मैं कंफर्म हूँ कि आज मैं पता लगाऊं, हेमंत जी भी जरा फोन करके अभी लाइव में भी पता कर ले सकते हैं कि वहाँ आज बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई होगी। आज तक कोई वहाँ मूर्ति नहीं है, नहीं मनाई जाती है, और ये इसको लेकर काफी लोगों का विरोध भी है कि ये जानबूझकर ऐसा किया है। वहाँ एक तस्वीर तक नहीं, जबकि इसके पहले अति पिछड़ा समाज से आने वाले डायरेक्टर थे, आज ब्राह्मण समाज से आने वाले डायरेक्टर हैं।
तो ये स्थिति है। अभी देखिए कांग्रेस गांधी और बाबा साहब के कार्यक्रम कर रही है, हमें तो लगता है कि जगजीवन राम और बाबा साहब के भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। कुछ ऐसे मसले थे जिसमें बाबूजी और बाबा साहब एक साथ थे। हालांकि बाबूजी की पूरी राजनीति जो खड़ी हुई थी यहाँ, वो राजनीति थी कि अवसरों को लेते हुए कुछ हद तक अपने लोगों का लाभ दिया जाना। बाबा साहब वाली राजनीति उनकी नहीं थी। कांग्रेस ने उनको इस तरह से प्रोजेक्ट भी किया था और ये किया था। तो यहाँ बिहार में निश्चित तौर पे ये है कि बाबा साहब का आइडियोलॉजी उस तरह से नहीं, सत्ता के कम से कम इर्द गिर्द। बाकी कुछ चीजें दिखती हैं कि समूह है जो धीरे धीरे, खासकर यंग लोगों की समूह पटना में मुझे भी दिखाई पड़ता है। एक बात। दूसरी बात कि इस थियोरी पे जाना कि आज बहन जी हैं, बसपा है तो दबाव तंत्र है, भले ही मरे हुए हालत में, वोट बैंक भी उनके पास है। मैं यहाँ रतन भाई से आजकल इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ, मेरे बड़े बड़े भाई हैं, बड़ा आप जानते हैं घरेलू रिश्ता है, लेकिन मैं इस बात पे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ कि मतलब सत्ता का जो गुरु किल्ली वाले सिद्धांत को यदि आप काटेंगे तो बाबा साहब को पहले काट रहे हैं, पहले वहां से बात करनी पड़ जाएगी। कांशीराम जी को सिर्फ नहीं काट रहे हैं, बाबा साहब भी सत्ता के गुरु किल्ली की बात कर रहे हैं। और सत्ता में होना जो है उससे IAS IPS बनते हैं, ये उनसे ज्यादा बढ़िया, रतन लाल जी से बढ़िया कौन जानेगा। 90s के बाद वो अपने ही संघर्षों को शायद भूल गए हैं या आंदोलनों को भूल गए हैं। 90s के बाद एक माहौल बना तो कोई रतन लाल पैदा होता है, संघर्ष करना पड़ा है, उनको खुद ही करना पड़ा है। सत्ता जब हाथ में होती है, जो स्नेही सर कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जो कांशीराम जी ने कहा कि हमने जो है एक झटके में इतने विश्वविद्यालय, बिहार में भी ये हुआ, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एक IAS लालू जी की इच्छा शक्ति के कारण बाबा साहब के नाम पे बन गया। कोई ब्लड सेट नहीं हुआ, घबराहट, तनाव बहुत हुए वहां। एक विश्वास थे, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने क्या कि वो पूरा सैलरी रोक दी लोगों की, क्योंकि फाइल पे लोग बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लिखते ही नहीं थे। तो किया जा सकता है, कराया जा सकता है। सत्ता एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है। दुखी कहाँ से है, मुझे लगता है चाहे रतन लाल जी हों या ऐसे तमाम जो विचारक हैं जो इस वो ये कांग्रेस के ही सांसदों को देखकर दुखी हैं ज्यादा। अदरवाइज बसपा के टाइम में बहुत सारे ऐसे काम, आलोचनाएं तो होंगी भाई, 5 साल 7 साल जो शासन में रहा उसका एंटी इनकम्बेंसी तो बनेगा। बाकी जो तमाम लोगों की राजनीति खड़ी कहाँ से हुई, कांग्रेस तो ही तो थी। कांग्रेस यदि अपना 150 सालों के इतिहास की दावेदारी करेगी तो एंटी इनकम्बेंसी उसके प्रति तो रहेगी ना। कांग्रेस की मुश्किलें भी यही। अच्छा क्या वो लोग मुहावरा कहते हैं, मुझे मुहावरा याद नहीं रहता अक्सर, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, कांग्रेस को दोनों से गुजरना पड़ेगा। मनोरमा आप ही बता रही थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, बल्कि आप तो बता रहे थे कि आपके रिश्ते में भी वो लगते हैं, रिश्तेदारों के समूह में भी रहे। आचार्य कृपलानी के खिलाफ जो उनको खड़ा किया गया, महंत को, बाबा कौन दास थे, राघव दास को जो खड़ा किया गया, और आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ में, और पहली बार कांग्रेस ने और जगह वो इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया। राम को 49 में ताला खुला, नेहरू की इच्छा नहीं थी। कॉन्ट्राडिक्शन पे बात करेंगे कांग्रेस के समर्थक लोग तो ज्यादा अच्छा। आप उस नास्तिक को वोट दोगे, आप उस नास्तिक को वोट दोगे या आप दोगे राम की पूजा करने वाले को? कांग्रेस का आचार्य नरेंद्र देव और राघव दास के उसमें। अब बाद में उन्हीं राघव दास जी ने एक बात और कही चुनाव जीतने के बाद, कि यह तो मुझे नहीं जीतना चाहिए था, जीतना चाहिए था आचार्य जी को। यदि मैं जीत गया तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। वो उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो अब आप समझिए, कांग्रेस पर जब बात करेंगे, चूंकि राहुल जी या कांग्रेस 150 साल का यदि दावा करेगी तो 150 साल की चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल ये सही बात है। खड़गे साहब ने 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात तो ये कही, वो चिट्ठी, हालांकि वो कम्युनिस्टों से भी लड़ रहे हैं बेचारे कम्युनिस्ट, आजकल सबसे हालत खराब है उनकी। कांग्रेस की आज की राजनीति क्षेत्रीय दलों को गड़पने और कांग्रेस को गड़पने की, वो बीजेपी से नहीं लड़ रही है, सच्चाई है। इसको जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे उतनी जल्दी चीजें हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
हिंदुत्व की वैचारिकी का एक अच्छा खासा वर्ग तैयार हो गया, तो आपको इन्हीं सारे, या तो सबको एक होना पड़ेगा या फिर कोई एक को मार के खत्म होकर के बिल्कुल, मतलब तो उन्होंने एक चिट्ठी जारी की जिसमें सच्चाई भी है, गलत नहीं है, बाबा साहब की चिट्ठी है, जिसमें वो है कि सावरकर ने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। वो 52 के चुनाव का प्रसंग है जिसमें वो हारते हैं। और दांगे ने तो यहां तक कहा था कि जो है कुत्ते और बिल्ली को नाली में वोट फेंक दो, कुत्ते और बिल्ली को वोट दे दो, लेकिन बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर, बल्कि संजीव जी प्रसंग बस मतलब कि उसी एक प्रसंग को उसके मूल में माना जाता है कि बसपा और जो अम्बेडकर वैचारिकी और ये कम्युनिस्ट, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट का जो बीज है वो उसको माना जाता है, उस घटना को। बिल्कुल उसका है। और उसके पहले लेबर पार्टी का भी मामला है। लेबर पार्टी के दौरान क्या जो संघर्ष हुआ है उनका, वो भी है। एक साथ आना चाह रहे थे, उसमें बाबा साहब कम्युनिस्ट भाषा में बात भी करते थे, मार्क्स को भी कोट कर रहे थे। खैर, तो वो उसको ये हुआ। लेकिन आज जो बात कही खड़गे साहब ने वो महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि तो 5 चीजें कर दीजिए यदि आपको बाबा साहब से बहुत प्यार हो रहा है तो मोदी जी को। एक तो एक जाति गणना करा दीजिए, वो सही एजेंडा है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन आप सामान्य जनगणना नहीं करा रहे, जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है। जनगणना ही नहीं करा, इसी भय से जनगणना भी नहीं करा रहे। जनगणना नहीं करा रहे हैं। जी संजीव जी। जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी। अच्छा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, तो मैं अपनी बात ही जारी रखता हूँ। हाँ बिल्कुल जी। तो वो कुल मिलाकर ये बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ? नहीं, आप बोलिए, आवाज आपकी आ रही है। जी हाँ, तो मैं अपनी बात जारी रखता हूँ यदि आवाज हमारी सही आ रही है तो वो ये है कि कुल मिलाकर के जो तीसरी बात कह रहे हैं कि 50% का कैप हटा दो। और अभी कर्नाटक में जो हुआ वो खड़गे साहब ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि जो अभी कर्नाटक में हुआ और जो आंध्रा में हुआ, वो जो रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं उसको 9वीं अनुसूची में भी डाल दो। वहां से फाइट चला है और 9वीं अनुसूची में डाल दो तो बिहार वालों पे भी प्रसार बन जाएगा। केवल गलियाने से बात नहीं बनेगी और ना इनको केवल पूजा करने से, दोनों तरफ से गड़बड़ी है। एक बात और खड़गे साहब ने बहुत महत्वपूर्ण की, वो कांग्रेस की ताकत है, लेकिन कांग्रेस उसके लिए आंदोलन नहीं करने जा रही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि यदि वो आप कर ही रहे हैं तो आंध्रा और कर्नाटका में तो कर ही सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन देने का, जिसका रास्ता अर्जुन सिंह ने साफ कर दिया। तो ये मूल मसला ये है कि कांग्रेस की दिक्कत, अभी कांग्रेस के कई समर्थक साथी नीचे लिख रहे हैं न्यूट्रल बात करिए, ये भाषा न्यूट्रल वाली बात आरएसएस के लोगों की होती है। तो एक ही तरह के लोग कैसे हो सकते हैं? एक साथी ने लिखा, एक हैं अपने बहुत प्रिय साथी और बहुत रेगुलर आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, तो वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने गांधी जी का अपमान किया, बताइए इसका कोई उपाय है? ये सब कांग्रेस समर्थक लोग। तो वो सब एक जो इको तंत्र है, जब बात होगी कांग्रेस की बात होगी तो फिर समग्रता में बात करके, और आज जो कांग्रेस कर रही है, उस वक्त भी नेहरू की एक धारा थी, नेहरू ने बाद में आप जानती हैं कि 52 का चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ गए। वो हिंदू कोड बिल का चर्चा करते थे अपने चुनावों में, और बाजबता 3 तो सच को लेकर के जो 2-3 कई धाराएं भी कांग्रेस के भीतर रही हैं, उन सब की बात करते हुए बात होगी तो बेहतर होगा। और दबाव तंत्र की सबसे ज्यादा आज बिहार में मनोरमा हालत यह है कि कांग्रेस किसी से नहीं लड़ रही है, तेजस्वी यादव से लड़ रही है, चुनाव सर पे है। तो ये सब बात तो जानना, समझना, सोचना पड़ेगा ना, बात तो करनी ही पड़ेगी मनोरमा जी। तो सॉरी, एक चीज और दिखाना चाह रहा था, देखिए फोटो दिखाइए जरा। देखिए बीजेपी का छद्म तो बहुत क्लियर है। हम लोग कांग्रेस पे बात तो करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई जहां है घर की बात है, वो माने हम लोगों को उम्मीद वहां से है। लेकिन देखिए एक फोटो देखिए, ये है मान्यवर महामना महात्मा, युगों युगों में पैदा होने वाले, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब महात्मा मोदी पैदा होते हैं। देखिए इस तस्वीर को देखिए आप। ये उसके पहले उसके वो जब मतलब दिल्ली के सीएम हैं, उनके साथ नड्डा साहब हैं, वो तस्वीर पीछे जा रही है, वो सब दिखेगा। बाबा साहब का कंधा पकड़ के ये भाई जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया दिखा रहे हैं।
पहले राम का उंगली पकड़ के और आज बाबा साहब का, ये ऐसे है, ये है बीजेपी। इस बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को बहुत ईमानदारी से अपने कुछ भी बचाव न करे, बहुत ईमानदारी से सामने आएगी और सबका साथ लेके चलेगी। अभी क्षेत्रीय दलों से लड़ने का समय नहीं है, वामपंथियों से भी नहीं। आप ठीक है केरल में चुनाव लड़ते हैं, आपके सबसे ट्रस्टेड अलाई वामपंथी हैं, आज तक आप पर उस तरह हमलावर नहीं है जिस तरह से कम से कम बहन जी भी हो जाती हैं, दूसरे लोग हो जाते हैं। और लालू प्रसाद, आरजेडी आप पर सबसे ज्यादा मेहरबान है, आपने आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज लालू जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, आज उस समय तेजस्वी का शासन, ये सच है राजनीति का। तो ये है, तो इस बीच में देखिए इनका तो क्लियर कट है, इनका स्वैग ही अलग है, ये महामना पैदा हुए जी ठीक है। तो अब 1 घंटा हो चुका है, छोटी छोटी सी टिप्पणी, हम एक ही सवाल सभी से रहेगा कि ये दोनों चीजें एक साथ, एक जो है कांग्रेस ने लंबे समय तक अंबेडकर को हाशिए पर रखा, उसका खामियाजा कांग्रेस को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, या फिर जो ये प्रतीकवाद के सहारे जो भाजपा अंबेडकर पर अपना जो है और उनकी विरासत पर अपनी कब्जा करना चाह रही है, वो कितना, जैसे आज ही की तस्वीर है, ये किस तरह से रिसीव हो? मनोरमा, मैं एक को थोड़ा घनश्याम शाह की एक किताब है, एक आपके गुजरात के राइटर हैं, बड़े अच्छे सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब पढ़ी है तो आपको 2002 का दंगा और 1967 का दंगा एक जैसा दिखाई पड़ेगा। तो कांग्रेस पे बात करते वक्त ये सारी चीजें जो है, आप जो दलितों को कह रहे हैं कि दलितों ने भाग लिया, मारा मुसलमानों को, तो समझिए कि कैसे चीजें होती हैं। एक किताब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ जी। और अगर इसको बहुत ही गहराई से समझना है तो आप मतलब वो सारे धड़े कांग्रेस से आकर के ही, इसमें कांग्रेस के ही वो आप कह सकते हैं कि वो भाजपाई थे जो कि बाद में आकर के हिंदुत्व के उस तरह के इसमें बदले। पहले भी सिस्टम साथ होता था जब दंगा होता था, और पुलिस प्रशासन सब जो है एक किसी खास समुदाय के लिए काम करता था। ये फिनोमेना वही जिसकी बात अब संजीव जी कर रहे हैं, 68 की बात कर रहे हैं, उसमें भी वही फिनोमेना था जो बाद में गुजरात में जो पैटर्न दिखा या फिर भागलपुर में दिखा कि उस समय सत्ता पुलिस प्रशासन किस तरह से एक समुदाय के साथ में मिलकर काम करती दूसरे समुदाय के विरोध में, और जिससे तो ये चीजें तो हैं। हाँ, तो एक छोटी छोटी सी टिप्पणी जो है आखिरी के तौर पे, स्नेही सर आपकी, एक जो प्रतीकवाद कांग्रेस ने हाशिए पे लंबे समय से रखा और इधर ये प्रतीकवाद, इन दोनों के बीच में जो है आप किस तरह से देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जो विरासत है उसको, उसमें सचमुच में जो है किसका दावा देख रहे हैं और कौन इस पर गंभीरता पूर्वक काम कर रहा है, या फिर ठीक है जैसे भी हो, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब का जो वैचारिकी है, जो सिद्धांत है, वो आज केंद्र में है, और उससे मतलब उससे कम से कम बाकी जो कुछ भी करता रहे, उससे जो बुरा भला जो होना हो, लेकिन इससे बुरा नहीं होगा। इससे वो जो प्राप्त करना है उद्देश्य, जो इस लोकतंत्र, इस देश का था संविधान सौंपते समय, वो उसकी दिशा में है, उनका केंद्र में आना। देखिए अभी हम संजीव चंदन जी को सुन रहे थे, बहुत संतुलित, मुखर और बिना किसी लाग लपेट के, ना किसी का पक्ष लेकिन पूरी तरह निष्पक्षता का दावा भी नहीं, उस स्लोगन को सार्थक करते हुए बहुत संतुलित टिप्पणी उन्होंने की है। और सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस जब 100-150 साल के दावेदारी करेगी तो उसको कुछ जगह आईना दिखाएंगे। जगजी मैदान जी, गांधी मैदान में जब बाबा साहब की सभा हो रही थी तो वहां पत्थर फेंकने वाले कौन लोग थे, कौन फेंकवाने वाले लोग थे, बाबा साहब की सभा को भंग करने वाले कौन लोग थे, ये कौन लोग थे? जहां राजीव गांधी तक को तो भारत रत्न दे दिया जाता है, नेहरू जी स्वयं भारत रत्न ले लेते हैं, लेकिन जो ये कहते थे कि बाबा साहब का हम बहुत ऑनर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, फिर वो सम्मान कहाँ चला गया? ये कुछ बातें तो हैं। अच्छा देखिए, नेहरू मंत्रिमंडल से जब निकल रहे हैं बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लेकर के, 51 की ही बात तो थी, 52 में चुनाव था। नेहरू यदि ज्यादा संजीदा थे उसके प्रति कहते हैं हम तो पूरी तरह संजीद है, तो 52 में चुनाव था भाई, बिना उसके सरकार चल जाती, ठीक है चला लो, लेकिन इतना बड़ा तो ये था, मन में था नहीं। असल में बात तो वही थी कि भाई आखिरकार किसी जाति का बच्चा गोद ले लो, तलाक दे दो, ये कैसे चलेगा? ये आखिरकार सारे के सारे राजे रजवाड़े, सारे के सारे संप्रभु, सारे के सारे वही लोग तो कांग्रेसी थे। कांग्रेस का मतलब था सारा शोषक वर्ग,
जिसका बाबा साहब प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे, जो प्रभु वर्ग था, वो सब कहाँ बैठा था? वहीं तो बैठा था। कोई था ही नहीं जो बिना कांग्रेस के, वो सारे राजे रजवाड़े सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो ये अब ये इनको लेकर के उन्हें चलना था, तो मुसीबत तो थी। तो ये नहीं कह सकते कि भाई वो एकदम पाक साफ थे, गलतियां तो थी, गलतियां की ही। बाबा साहब को वहां अंत्येष्ट के लिए जगह नहीं थी दिल्ली में। ये तो सर, इसको कौन झुठला सकता है? किसी तरह से हवाई जहाज जुटाना पड़ा, तो बाबूजी ने थोड़ा ये अपने वर्ग को अपना ध्यान आता है, उन्होंने आनन फानन व्यवस्था की हवाई जहाज की और भिजवाया गया। तो ये है हाल। और जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राघव दास जी ने जिस तरह से कहा कि चुनाव नहीं जीतना चाहिए था, ठीक यही हाल वो है जो बाबा साहब से लड़े, उन्हें कौन जानता है। और कांग्रेस ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ सारी खिड़कियां और सब कुछ बंद कर रखा था। पटेल साफ तौर पे कहते थे कि कोई खिड़की खुली नहीं रखी हमने डॉक्टर अंबेडकर के लिए कि यहाँ प्रवेश भी कर सके। ये किसका ऐलान था? ये वही लोग तो थे। सर निजी रिश्ता बड़ा इनकी, अरे भाई, इनको लेकर के इनको माफ नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि चूंकि ये सही बात है, जैसा कि कांशीराम साहब कहते थे कि एक हरा सांप है और एक सांप दूसरे प्रकार का है, दोनों ही सांप हैं, दोनों ही जहरीले हैं। एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलता है, तो दोनों ही ब्राह्मणवाद के चेहरे हैं, दोनों बाहें हैं। ये कैसे चल सकता है भाई? अब ये आपने बिल्कुल ठीक बता रहे कि बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान में बताइए बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती। क्या मैसेज दे रहे हो आप? किस पार्टी के हो? अरे आखिरकार वही कांग्रेस है जिसने बाबू जगजीवन राम के साथ जो सलूक किया कि भागना पड़ा वहां से, पार्टी बनाना पड़ी, भाग खड़े हुए वहां से। क्या सलूक दिया? पूरी जिंदगी खपा दी। तो ये हाल है। तो कांग्रेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। उसी की गलतियां तो हैं कि आज महाबोधि बिहार का जो आंदोलन चल रहा है, उसने गलतियां ना की होती तो कैसे होता? वही राम जन्मभूमि की चाबी खोलने वाले हैं। हाँ, ये सही बात है, जैसा कि आपने टिप्पणी की है कि इस समय हमें कमतर में चुनना होगा, तो भाई ठीक है, हमारा विकल्प भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस में ये सॉफ्ट है, तो वहां में गुंजाइश है। कम से कम वो है कि एलानिया नहीं मारती है, मारती तो है, मार उसकी भी पड़ती है, पर इसकी ठोकर का पता नहीं चलता है। लेकिन ये सही है कि चूंकि लंबे समय तक यदि वो ये कहें कि हमने कालीचरण स्नेही और फलाने लोग पैदा किए हैं, अरे हमने भी तो तुम्हें 70 साल इस देश की सत्ता सौंपी है, 60 साल तक हमारे ही दम पर तो तुमने शासन किया है। ये क्या कम है? अब कर लीजिए शासन, तब पता चले कैसे कर पाते हो। तो ये एहसान नहीं है उनका, ये कोई एहसान नहीं है कांग्रेस का कि भाई हमको फलाना दे दिया, ठिकाना दे दिया। हमारा एहसान माने कि 65 साल तक हमने इतने बड़े देश की उनको ये अलंबरदारी दी है। तो ये भाव नहीं है उनमें। ये राजे रजवाड़े लोग उसी मानसिकता से हैं। आज राहुल गांधी को जाना चाहिए महाबिहार बोधी में, वहां जाकर के अनशन करना चाहिए। प्रियंका जी को जाना चाहिए, खड़गे जी को जाना चाहिए, जाए वहां, उस मसले को ठीक करें। आंदोलन को बेगूसराय से चालू करते हैं, तो ठीक उसी कदम पे तो है जिसको ऐलानियां करती है भाजपा, दबे कुचले रूप में ये करते रहते हैं। तो खुल करके आना पड़ेगा। देखिए, बहन जी ने भले ही भाजपा से हाथ मिला करके सरकार बनाई हो, लेकिन गौतम बुद्ध के आगे से नहीं हटी है। आइडियोलॉजी को डिसकम्प्रोमाइज किया है। बनेगा अंबेडकर पार्क ही, बनेगा गौतम बुद्ध पार्क ही, बनेगा नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी, साथ कोई भी आए जय भीम का ही नारा चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये है अंतर। इस अंतर को समझना पड़ेगा। आज भी ना उन्हें नहाने से मतलब, ना उन्हें कुंभ से मतलब, ना तुम्हारे राम श्याम से मतलब, ना तुम्हारे मथुरा से मतलब, चाहे। और आज वो जीरो पे बैठी हैं, लेकिन विचारधारा को लेकर के बैठी हैं। बाबा साहब को सत्ता में नहीं आने दिया, इसी तरह से सत्ता में असली अम्बेडकरवादी को थोड़ी आने देंगे ये लोग। इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश जी हैं, उनको आने देते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को सच्चे मन से आना चाहिए और उनके पूर्व में जो गलतियां की उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधार करते हुए इतिहास से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गलत लोग जो बाबा साहब पर दावेदारी कर रहे हैं, आपके साथ तो काम किया है, लेकिन काम करने का पूरी तरह से मौका कहाँ मिला है भाई? भाई कहां मंत्रिमंडल में बर्दाश्त कर पाए? 2 साल का ही मसला था, इतने ही उदार थे तो आखिरकार 47 से सरकार 52 में समाप्त हो ही जाना थी। इलेक्शन थे ही, इतना ही बर्दाश्त नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये हाल है। तो बाबा साहब को पचाना आसान नहीं है। बिना सत्ता के कुछ नहीं होने वाला। सत्ता अपने हुसूलों पे आएगी जब जय भीम बोलने वाले सत्ता में आएंगे,
जब बाबा साहब का नाम जय श्री राम वाले, गांधी जी वाले, ये इनके द्वारा सत्ता आएगी तो वही होना है जो होता रहा है। कांग्रेस के आदर्श गांधी हैं, बाबा साहब नहीं है, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। और गांधी जी के हाथ में गीता है, और गीता चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्रतीक है, इसको नहीं भूलना चाहिए। कि कुछ संजीव जी बोलना चाह रहे थे, और आज सही है, आज हमने जो अभी पोस्टर संजीव जी ने दिखाया, मोदी ने किस तरह से खुद को प्रोजेक्ट किया बाबा साहब के साथ में, तो उससे भी बहुत कुछ कन्वे होता है। संजीव जी आप कुछ बोल रहे थे बीच में। मैं हेमंत जी के लिए बोल रहा हूँ, जब हेमंत जी आएंगे तो उनको हम 2 ट्वीट हमने उस पर बोलने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, और वो दोनों ट्वीट हमने ले लिया है। हेमंत जी को लाइएगा तब। कांग्रेस का ट्वीट है, उनको याद आ गया। तो आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए, फिर हेमंत जी के पास आते हैं। नहीं, मेरी टिप्पणी हो गई। मैं हेमंत जी को के लिए ही वो दोनों वीडियो ला रहा हूँ, तो ये ट्वीट ला रहा हूँ, समझ गए, वो जब बोलेंगे तो बताएंगे। हाँ ठीक है, तो आप राजेश राम और कन्हैया कुमार का के लिए कांग्रेस के। हाँ तो आप दिखा दीजिए, हम हेमंत जी के पास ही आ रहे हैं। जी, ये एक ट्वीट है, देखिए, आज हेमंत जी ने ही भेजा है ये, सॉरी, ये ट्वीट है। राजेश राम जी ढोल बजा रहे हैं और लिखा हुआ है कि पारंपरिक ज्ञान और कौशल जन्म के साथ जुड़ी होती है। आज औरंगाबाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राम जी ने मांदर बजाकर बिहार को जगाने का काम कर दिया है। जैसे नवरात्र। और ये है एक दूसरा ट्वीट, एक और दिखा देते हैं। ये है कन्हैया कुमार जी के लिए। नहीं सॉरी, एक और दिखाइए। नहीं, ये भैया भगवान विष्णु के अवतार चिरंजीव भगवान परशुराम जी के कुल के लोगों को भाजपा और आरएसएस अछूत क्यों मानती है? सिर्फ संघियों को ही हिंदू मानना और उनका ही मन। ये कन्हैया कुमार जी के लिए जी के लिए है, ये उनके लिए जो बनगांव के मंदिर में मतलब मंदिर को धोया गया गंगा जल से। हेमंत जी को दीजिए। ये अभी हम लोग की जो बातचीत हो रही है उसमें ये ध्वनित हो रहा है कि बाबा साहब कांग्रेस से लड़ रहे थे और कांग्रेस बाबा साहब से लड़ रही थी। बाबा साहब को मैं कोट कर रहा हूं, जो हिंदू राष्ट्र को देश के लिए भारी खतरा बताया था उन्होंने कहा था अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के खिलाफ है, उसके लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त हिंदू राज को हर कीमत पर रोकना पड़ेगा। ये किसके लिए बाबा साहब कह रहे थे? बाबा साहब के लिए प्राइम दुश्मन कौन था? कांग्रेस थी या ये हिंदुत्ववादी हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग थे? आज जिस लाइन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो लाइन बीजेपी की लाइन है, आरएसएस की लाइन है, जिसमें ये साफ साफ है कि उन्होंने जीवन भर बाबा साहब की खिलाफत किया। हिंदू कोड बिल पर क्या कांग्रेस लड़ रही थी बाबा साहब के खिलाफ? ये हिंदुत्ववादी ताकतें लड़ रही थी, और कांग्रेस के भीतर जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी वो लोग लड़ रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन ये पूरा, जैसे कालीचरण स्नेही सर जो कह रहे थे, वो तो लग रहा था कि बाबा साहब आजीवन कांग्रेस से लड़ते रहे, कांग्रेस आजीवन बाबा साहब से लड़ती रही। आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को आप नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब का कांग्रेस के साथ सहयोग और संघर्ष का रिश्ता था, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। बाबा साहब कांग्रेस नेहरू जी के कैबिनेट में शामिल हुए, बाबा साहब संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। बिल्कुल। संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका है, जिसको पूरा देश कबूल करता है, कांग्रेस कबूल करती है। कांग्रेस के नेताओं ने माना कि बाबा साहब ने अकेले संविधान बनाया, बाकी जितने मेंबरान थे उन लोगों ने, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई छोड़कर चला गया, कोई असहयोग कर रहा था। तो कांग्रेस में एक लीडरशिप तो थी जो बाबा साहब को रिकॉग्नाइज कर रही थी। बाबा साहब कई अवसरों पर लगातार कांग्रेस के खिलाफ आलोचनात्मक थे। मैं आपको सुनाता हूं एक प्रसंग।
1931 में जब आम्बेडकर पहली बार गांधी से मिले तो गांधी ने उनसे पूछा कि आप कांग्रेस की इतनी कटु आलोचना क्यों करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मातृभूमि के लिए संघर्ष, उस समय ये माना जाता था कि कांग्रेस का विरोध अगर किया जाएगा तो मातृभूमि का के संघर्ष का विरोध हो जाएगा वो। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी, मेरी कोई अपनी मातृभूमि नहीं है, कोई भी अछूत जिसमें थोड़ी सी भी चेतना हो इस मातृभूमि पर गर्व नहीं करेगा। ये बाबा साहब और गांधी का संवाद है। उसके पहले बाबा साहब कहते हैं यह बेवकूफी होगी यदि ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है इसलिए वह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ रही है। इतना कटु आलोचना कौन कर सकता है? और उसके बाद भी सहयोग होता है दोनों के बीच में। वो कह रहे हैं कि यह नहीं समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है तो वह इस देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ रही है। यानी कि वो कह रहे थे कि पावर ट्रांसफर के लिए लड़ रहे हैं आप। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने एक लाठी भी नहीं खाई, जेल जाने की नौबत नहीं आई, फिर भी उनको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? कुछ लोग बहुत ढेरों लोग फांसी पर चढ़े, जेल गए, सालों जेल में रहे, काला पानी भोगा। लेकिन बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई कौन लड़ सकता था उस समय? कोई लड़ रहा था क्या? तो हमारे कहने का मकसद ये है कि हम जब जिस लाइन पर बात कर रहे हैं उससे साफ है कि देखिए, कांग्रेस के साथ बाबा साहब का आलोचनात्मक रिश्ता था, वो सिद्ध हुआ है। जब वो कैबिनेट में शामिल होते हैं, फिर कैबिनेट से बाहर जाते हैं। नेहरू जी के साथ जो उनके रिश्ते थे वही रिश्ते राजेंद्र प्रसाद के साथ नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जिस वैचारिकी के थे, आप बताइए कि राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजकीय कोष से पैसा देना चाहते थे। उसके उसमें और हिंदू कोड बिल पर भी, और हिंदू कोड बिल पर भी जो उनका था टेक था, हिंदू कोड बिल पर तो वो इतने खिलाफ थे कि वो अगर मौका मिलता था आम्बेडकर के साथ वो हिंसक हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने कहा। तो ये जो रिश्ता है उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो इसी तरह कालीचरण स्नेही सर जिस तरह से बात कर रहे थे उसी तरह से हम ये पॉलिटिकल हमला करेंगे बस, और कुछ उसमें तथ्य नहीं होगा। आप गिनाते रहिए। तो आज तो बीजेपी जो आरएसएस पर जिन्होंने प्रतिबंध लगाया और आरएसएस के खतरे को जिन्होंने चिन्हित किया, पटेल, उनको बीजेपी अपना क्लेम कर रही है। वो सबसे बड़ी मूर्ति उनकी बना दी गई। तो उससे क्या हो जाएगा कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो पटेल की समर्थक है? ऐसा तो नहीं माना जा सकता है। आप ऐसे ही चुन करके आपके पास कोई नायक है नहीं तो आप कांग्रेस में कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस थी, नेहरू उनके खिलाफ थे, नेहरू पटेल के खिलाफ थे, तो प्रधानमंत्री पटेल को होना चाहिए था। आपको क्या होना चाहिए था? आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? आप जासूसी कर रहे थे। आप यहाँ आप वजीफा खा रहे थे। तो ये जो पूरा सवाल है, इन सवालों को मुझे लगता है कि इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। अभी संजीव भाई ने कहा कि अभी कांग्रेस को अपने सहयोगियों से लड़ने की नहीं, उनके साथ मिल करके बीजेपी से लड़ने की जरूरत है। तो मेरा भी यही कहना है कि अभी कांग्रेस को निशाने पर लेने से बेहतर है कि अभी निशाना बीजेपी पर होना चाहिए और कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक होना चाहिए जी। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो पता चलेगा कि पूरी लड़ाई जो है उसका निशाना कांग्रेस हो जाएगी जी। आज की तारीख में सारी जो हो रहा है ना कि सारा जवाब विपक्ष से मांगा जाए, जवाबदेही विपक्ष के ऊपर में है, सवाल सारे विपक्ष से किए जाए, सत्ता पक्ष से कोई सवाल न किया जाए। इतना अपमानजनक रवैया है बीजेपी का बाबा साहब के प्रति। अभी जो तस्वीर दिखाई गई उस तस्वीर में लग रहा है कि पीठ तो ऐसे लोग अभी ये एक परंपरा से चल पड़ी है। ये मैं कहता हूं कि ये सवर्ण सामंती वर्चस्ववाद की वापसी है, पुनर्स्थापना है, जिसमें दिखता है कि आप प्रशांत किशोर जो है वो मनोज भारती को नमूना कहता है। प्रशांत किशोर वृषण पटेल के कंधे पर हाथ रख करके तस्वीर खिंचवाता है। मोदी जी जो है बाबा साहब के कंधे पर हाथ रख कर तस्वीर खिंचवाते हैं।
मोदी जी भगवान श्री राम को उंगली पकड़ करके ले जाते हैं, और मोदी जी के कंधे पर कौन हाथ रखता है? अंबानी। वो भी तस्वीर है, अंबानी का बेटा, अंबानी भी, और अंबानी का बेटा भी हाथ रखता है। और मोदी जी किसके चरणों में गिर जाते हैं? तो अभी मुक्तेश्वरानंद, जो कहते हैं कि जाति कैसे खत्म हो जाएगी और वर्ण कैसे खत्म हो जाएगा, ये तो रहेगा, इसके बिना तो भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिनको प्रगतिशील संघाचार्य माना जाता है। और उनके सामने मोदी जी भी साष्टांग हो जाते हैं, और अंबानी भी सब साष्टांग हो जाते हैं। शालिनी जी के पास आते जल्दी से। शालिनी जी, तो एक ये भी है कि हम इस कांग्रेस को क्यों नहीं नया, मतलब कि जो जिन चीजों के लिए कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं। बात मैं जो अभी ट्वीट के बारे में जो संजीव जी कह रहे थे, उस पर मुझे बोलना था। देखिए, वो दोनों ट्वीट काफी आपत्तिजनक है, और कांग्रेस के भीतर जो हम लोग कहते हैं ना, कांग्रेस के भीतर पॉकेट में वो ये कमल रख करके काम करने वाले, या कलेजे सीने में कमल छुपा कर रखने वाले लोग जो हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो कांग्रेस की कब्र खोद रहे हैं। अब ये इस ट्वीट का क्या मतलब है कि जब कन्हैया के जाने पर किसी मंदिर की साफ सफाई कर दी जाती है, उनको देशद्रोही कहा जाता है, तो उनके बचाव में क्या कहा जाता है कि ये भगवान परशुराम के कुल के हैं, इनके साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? यानी कि जो अछूतों वाला व्यवहार है वो डो मुसर धोबी चमार दुसाद के साथ कीजिए, इनके साथ ही तो भूमियार है, इनके साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो ट्वीट है इनके बारे में, आपको ये जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम जी, अब वो कहीं औरंगाबाद में गए, वहां पर लोगों ने उनको एक ढोल दे दिया बजाने के लिए, उत्साह में वो बजा रहे हैं, तो उनको उनके ज्ञान और कौशल, पारंपरिक ज्ञान और कौशल से जोड़ा जा रहा है कि ये बहुत ही पुराने ढोल बजवैया है। अरे उनका ज्ञान और कौशल करता है ना, उसको स्थापित करता है कि आप जहां जिस उसमें जन्म हुआ, जाति में आपको काम, किसी व्यक्ति का कलाकार होना, किसी व्यक्ति का वैज्ञानिक होना, किसी व्यक्ति का आचार्य होना, उसकी वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी को अगर पारंपरिक उसके पुश्तैनी धंधा से जोड़ देते हैं, तो ये अपने आप में डेरोगेटरी है। जी ठीक है सर, जल्दी से हम शालिनी जी के पास अब चलते हैं। शालिनी जी, आप अपनी आखिरी टिप्पणी, जो नई अभी की कांग्रेस को क्या मतलब, जो इस तरह से कटघरे में खड़ा करने की बात या बार बार की जा रही है, तो ठीक है, वो वक्त और था। खास तौर पे देखिए, जैसे राजीव गांधी ने जिस तरह से मंडल पे कास्टे सोसाइटी की बात की, नेहरू ने कहा कि जो है वो उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, नौकरी की गुणवत्ता प्रभावित होगी आरक्षण से। बाद में समझा उन्होंने, जब समझा तो कुछ चीजें प्रक्रिया में आगे बढ़ी, ठीक है। फिर उसी तरह से राहुल गांधी भी जो है वो आज अब इस समय की जो हकीकत है, इस समय जो राजनीति, उसके बाद राजीव गांधी अनफॉर्चुनेटली उसके बाद नहीं रहे थे। वो अगर रहते तो शायद उनकी भी राजनीति बदल जाती, जो उनका टेक था वहां से आगे बढ़ता वो। उसके बाद जो राजनीति बदली राजीव गांधी के नहीं रहने के बाद बदली, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो 30 साल में, तो जाहिर है राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो वैसी नहीं रहेगी, वैसी रहेगी तो राजनीति आगे नहीं बढ़ी। तो अब इसको जैसे हम लोग शिवसेना को भी तो देख रहे ना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हम लोगों ने बल्कि एक तरह से हमने धर्मनिरपेक्ष माना उसको भाजपा के बरक्स में महाराष्ट्र में, जबकि पता है कि शिवसेना कैसी पार्टी रही थी, लेकिन हमने उसको एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर उस दौरान में देखा जब कांग्रेस के साथ मुंबई में वो महाराष्ट्र में सत्ता में थी। और आज भी उद्धव ठाकरे का टेक, हालांकि बीच बीच में उनका आ जा रहा है, जब उनका जाग रहा है वो कि वोट को कैसे जो है लेना है, तो कुछ मुद्दों पर उनका आया। अबू आजमी वाले मसले पे, औरंगजेब वाले मसले पे हमने देखा कि फिर से वो उस शिवसेना के, पुराने शिवसेना के उसमें आए वो। लेकिन फिर भी उनकी राजनीति जो इस दौरान रही थी, उसको हमने बदली हुई राजनीति के तौर पर उसको लोगों ने पहचाना, इस पूरे धरे ने पहचाना, जो कि सेक्युलर भारत और उस प्रगतिशील भारत के बारे में जिसका टेक होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के रिजीम की। नेहरू से गलतियां हुई, राजीव गांधी जी से हुई, उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फर्क यह है कि भारत की राजनीति को जो है ना, यहाँ के सबसे बड़े वोटर जो है वो हिंदू हैं, और पंडित पुजारियों का वर्चस्व जो है ना वो हिंदू जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, और कोई भी उसे नाराज करने के मूड में मुझे लगता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। तो ये कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। हालांकि किश्तों में उन्होंने बाबा साहब के संविधान को लागू किया, ऐसे में हम लोग देखते थे
पब्लिक में हम लोग कन्हैया कुमार की वो तस्वीर देख लेते हैं, जबकि मतलब सोचिए राजनीति उसके उलट में खड़ा करनी है कि आप सार्वजनिक स्पेस में कोई नेता अपनी धार्मिक पहचान के साथ जो भाजपा कर रही है जिसको स्थापित कर दिया, फिर हम कन्हैया कुमार की तस्वीर वही पूरा तिलक और माला वाला चंदन टीका के साथ देख रहे हैं। देखिए 30 जनवरी 2025 को राहुल गांधी जी के साथ दलित यूट्यूबर्स की मीटिंग थी जिसमें मैं भी शामिल थी। उसमें राहुल गांधी ने ये माना कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे संघी मौजूद हैं और उनकी सफाई करने में वक्त लगेगा, क्योंकि एकदम से उनका चेहरा जो है ना वो स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता कई बार। तो वक्त जब वो मांग रहे हैं तो वक्त आपको उनको देना पड़ेगा। और फिलहाल जो हमला है वो कांग्रेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले तो एक वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए कि आपकी लड़ाई भाजपा को लेकर है जो संविधान खराब पूरा मिटा रही है, या आपकी कांग्रेस से लड़ाई है। धीरे धीरे करके लोगों ने कांग्रेस को जिताया, थोड़ा ऊपर तक लेकर आया है। कांग्रेस ने मतलब राहुल गांधी तो कम से कम ये स्टैंड ले रहे हैं कि हाँ कांग्रेस के भीतर बहुत सारे संघी इस वक्त मौजूद हैं और उनकी सफाई उन्हें करनी है, जिसमें उन्हें टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए और उससे पूरा 150 साल के इतिहास के साथ जोड़कर उनको नहीं देखना चाहिए। आज की राजनीति और आज का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल डिफरेंट है उस रिजीम से। दोनों को मर्ज करना जो है वो मैं समझती हूँ वो भी कोई वैचारिक ईमानदारी नहीं है। ठीक है, चलिए। जिस वक्त की बात कांग्रेस की मतलब की जा रही है उस समय उसमें हिंदू महासभा के सदस्य भी थे और सब तरह के सदस्य थे। जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब चीजों को लिखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के 2 धड़े थे और यदि एक धड़ गरम दल वाले से अलग होकर कुछ करने की कोशिश करता था तो कैसे गरम दल वाला जो है उनके टेंट तक में आग लगा दिया करता था कि हमसे अलग आप जा नहीं सकते। तो आप उस रिजीम से इस रिजीम को कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन वन थिंग। तो विनय, अब आखिरी टिप्पणी आप दोनों से जल्दी से एकदम संक्षेप में कि हम भाजपा पे वापस आते हैं, हाईजैक भाजपा करने में कामयाब रहेगी अगर कांग्रेस के द्वारा ऐसे सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ और थोड़ा मैं भी कहना चाहूंगी कि बाबा साहब के विचारों को फैलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दलित पार्टियों की है। इस वक्त नहीं सर नहीं है, नहीं तो मैं उनसे पूछती। यहाँ पर ऊना की घटना हुई, यहाँ पर सहारनपुर की घटना हुई, उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, रोहित वेमुला हुआ, पायल तड़वी हुआ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन मायावती जी का कोई स्टैंड हम वहां पर नहीं देखते हैं। एक लंबी फेहरिस्त के बाद आपका जो है वो एनालिसिस तैयार होता है। आप उसको यूं एक झटके में चुटकी बजाते एनालिसिस नहीं होता है कि आप ऑन स्पर एट द मोमेंट कोई एनालिसिस करें और उसी को सच मान ले। किसी भी चीज को एनालिसिस करने के पीछे एक बहुत लंबी जो है वैचारिकी होती है। तो कहने का मतलब है कि होना चाहिए। उनकी कोई जो है वो उसी रिजीम में अटकी हुई है कि सरदार पटेल ने जो है वो बाबा साहब के लिए ऐसा बोला था। वो ये भूल जाते हैं कि बाद में सरदार पटेल ने आगे अपनी गलती भी मानी। उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं और खरे बीज की पहचान मैं कर सकता हूं, मुझसे गलती हुई। ये भी तो उन्होंने कहा। ये कौन बताएगा? ये लोग सिर्फ आधा सच सामने करते हैं। इस वक्त काली चरण जी नहीं है, नहीं तो मैं उनसे सवाल जरूर करती। अगले टॉक शो में मैं जरूर ये सवाल करूंगी। अगले टॉक शो के लिए मैं इसको रिजर्व करती हूँ। या हो सकता है वो सुने बाद में तो उनको पता चले। तो ये अगर जो भी दलित नेतृत्व है वो अगर इसको तल्ख होकर के सख्त होकर के नहीं करता है इसकी आलोचना, और कांग्रेस के द्वारा इस तरह के ट्वीट्स और आते रहते हैं तो या फिर ऐसी फोटो जो जैसी कन्हैया कुमार की आई, तो कहने का मतलब है कि भाजपा के पास पूरा मैदान खाली है हाईजैक करने को। वो बाकी चीजों को भी उन्होंने हाईजैक किया, जबकि हिंदुत्व के कोर एजेंडा पे काम करते हुए और राजनीति करते हुए, लेकिन फिर वही अम्बेडकरवादी भी हो जाएंगे, वही अम्बेडकर बाबा साहब के सबसे बड़े जो है वो उनके अनुयायी भी हो जाएंगे। अगर ये दोनों पार्टी जो इस तरह से चाहे बीएसपी का हो या बाकी जो इस तरह से बहुत ही जो है क्षीण एक कमजोर जो है वो राजनीति हुई है, जो दलित राजनीति है, सिर्फ बीएसपी की ही नहीं और भी कोई और नया उस तरह से उभर नहीं रहा है, जो है वो उनके फोल्ड में ही है। तो मतलब है कि पूरे चांसेस है कि भाजपा इनको भी हाईजैक कर सकती है। संजीव जी आप और विनय पहले आप टिप्पणी कर दीजिए, संजीव जी आखिर में कर देंगे। ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई आंदोलन जो है वो एक हरा नहीं होता है। व्यक्ति का भी व्यक्तित्व का विकास होता है और अलग अलग कालखंड में उसका अलग अलग चरित्र दिखता है। और
आंदोलनों का भी ऐसा होता है। तो आपको जब आप आगे की राह देखना चाहते हैं तो आपको चयन करना पड़ता है कि आप प्राथमिकता किसको देते हैं और किस तरह से देते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने भाजपा के संदर्भ में कहा है कि वो जो अंबेडकर को लेकर के जो दिखा रहे हैं उसमें क्या है, कैसे होगा। तो उसमें देखिए, कम्युनिकेशन थ्योरी में बोलते हैं कि अगर जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर हो तो आप किसको प्राथमिकता देंगे। तो उसमें बोलते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो ज्यादा प्रमुख होता है कि आप जो कह रहे हैं और जो बाकी आपका जो चेहरा कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो आप देखिए, वो एक तो मोदी जी के चित्र से प्रदर्शित होता है कि उनके अंदर क्या भाव है, और दूसरी जो वो राजेश राम जी वाला जो ट्वीट है उसमें यही कहूंगा कि वो राजेश राम जी थे इसीलिए उनको वो पकड़ा दिया गया बजाने के लिए। शायद कोई दूसरा होता तो ये हिमाकत नहीं करती। ये पावर रिलेशन को लेकर के जो इंटरनलाइजेशन है उसको भी ये व्यक्त करता है। और अगर राहुल गांधी को ये पकड़ा दिया गया तो शायद कोई ऐसे टिप्पणी करने की हिमाकत नहीं। तो कौन पावर स्ट्रक्चर में कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी दर्शाता है कि किस तरह के लोग अभी पार्टी में है और कौन रिप्रेजेंट कर। जी संजीव जी मनोरमा, नहीं एकदम से हेमंत जी ने सीधे एकदम हार्ड लाइन ले लिया और कहा कि जो है आरएसएस के लाइन पे बात हो रही है। बात आरएसएस के लाइन पे तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज का विषय भी वही है कि जो बीजेपी का जो अब विरासत पर दावा है वो अवसरवाद है, और इस पर हम सब सहमत भी। एकदम क्लियर कट मामला है कि आरएसएस से सीधा संघर्ष बाबा साहब का था। संवाद भी कुछ अवसरों पर हुए हैं, लेकिन जो सबसे मेजर प्रसंग है जो हेमंत जी ने कहा, हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो उन्होंने स्पष्ट लाइन लिया कि इक्वलिटी, फैटर्निटी और इसके लिबर्टी के खिलाफ ऐसा कोई राज्य होगा, वो अपने आप में कथा कहता है। या ऑर्गेनाइजर की तमाम चीजें, बाबा साहब को बदनाम करने से लेके गालियों से लेकर के क्या क्या सब हुआ है, वो सब सारी कथा सबको पता है। तो वो तो है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि अब जो मैंने शुरू में भी कहा कि 150 साल की लेगेसी का जब आप दावा करेंगे तो सब आपके साथ आ जाएगा। अर्जुन सिंह वाला आपके हिस्से है तो कपिल सिब्बल वाला किसके हिस्से जाएगा। लेटेस्ट में भी अभी एक कमेंट एलआर भारती ने लिखा है। तो सब कुछ जाता है, इसलिए वो चर्चा तो सब होगी। जब बात होगी तो निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी तो ये सब होगा। पटेल साहब के साथ बाबा साहब के बड़े अच्छे रिश्ते थे, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ बाबा साहब के बड़े अच्छे रिश्ते थे। बल्कि जिस दिन बाबा साहब दिखाई नहीं पड़ते थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद पूछ लिया करते थे, और नेक्स्ट डे मिलने पर तबीयत कैसी है आपकी, लेकिन वैचारिक रूप से ठोस स्टैंड होता था। तो बात कहना होता है, बात कहते हुए ही इस कॉन्ट्रडिक्ट इस समय में नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे, जब ये 2 ट्वीट आपके सामने नमूना है। या जो पूरी कहानी जो हम लोगों ने बात की, बात उनके हाथ में मांदर देने का नहीं है। मांदर तो खुशी खुशी लिया है उन्होंने। पूरी व्याख्या जो हेमंत जी ने सुबह सुबह भेजा था, तो पूरी व्याख्या है जो शायद उन्होंने कर भी दिया होगा। मेरे यहाँ आवाज का डिस्टर्बेंस था, वो पूरी तरीके से आप जो है क्या कर रहे हैं आप। तो यदि इसका उस बीजेपी को हटा के उस कांग्रेस को ले आना है, मोदी की समस्या का निदान यदि कांग्रेस है तो ये वाला कांग्रेस है तो दिक्कत है। लेकिन यदि राहुल वाला कांग्रेस जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो दिख नहीं रहा है अभी, जो कह रहे हैं, वैसा वाला कांग्रेस आता है तो अच्छी बात है। उस कांग्रेस के बनने में हाँ, जिसमें कोर्स करेक्शन करने की कोशिश वो कर रहे हैं, मतलब बीच में कर नहीं रहे हैं। वो 2 हमें तो और डर है, कुछ बातें अभी नहीं कहना चाहता हूँ, बिहार चुनाव के बाद कहता हूँ अब, लेकिन कुछ चीजें और डर रहा हूं मैं पूरा पैटर्न देखने के बाद। लेकिन ये जरूर है कि 3-4 बार नुकसान आरजेडी को हुआ है, इस सबको देखना पड़ेगा। हेमंत जी जो कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को भी देखना पड़ेगा कि आप जो है कांग्रेस को सिर्फ लगातार, लेकिन बिहार में तो कथा ही अलग हो रही। बेचारा आरजेडी चुप है। आरजेडी ने आज तक एक शब्द, एक वाक्य कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला है। एक हम लोगों की साथी हैं, कल परसों बात कर रही थी, तो एक प्रवक्ता के बारे में बोल रही थी कि वो प्रवक्ता जो है लगातार बेचारा वो कोशिश करता है कि कांग्रेस को भी सेव करे, और जब मामला आता है कि कौन चेहरा मुख्यमंत्री का, तो हमने कहा कि वो प्रवक्ता नहीं कर रहा है, वो पूरी पार्टी का लाइन है। आज तक न राहुल पे हमला हुआ है, न कांग्रेस पे हमला हुआ है, अब तक पार्टी ने नहीं किया है।
लेकिन ये लोग लगातार सीएम वाले मसले पे कर रहे हैं, तो ये चक्कर है। जी हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे? हाँ, मैं कुछ जोड़ना चाह रहा था उसमें। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, कांग्रेस के साथ मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सेट ऑफ लीडरशिप था जो प्रगतिशील था, जो पश्चिम के विचारों से प्रभावित था और एक लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहता था। लेकिन उनके सामने चुनौतियां जो थी, उन चुनौतियों से उस गिवन सिचुएशन में कौन कितना लड़ सकता था, ये एक अलग बात थी। कांग्रेस पार्टी कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, सामंत थे, उसमें बहुत सारे पाखंडी, अंधविश्वासी, कई तरह के लोगों का उसमें समावेश था। लेकिन उसका नेतृत्व जो था, नेहरू जैसे एक प्रगतिशील और बहुत ही उदार और लोकतांत्रिक सोच वाले व्यक्ति के पास था। गांधी जैसे लोग थे उनके साथ ये पटेल थे और ढेर सारे ऐसे नेता थे जो देश को आगे ले जाना चाहते थे, जिनके सामने पश्चिम के मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण थे और जो भारत को एक समावेशी भारत बनाना चाहते थे। लेकिन उनके साथ जो बाकी जो चीजें थी, क्योंकि हम लोगों ने हम लोग जब ये होश संभाल रहे थे तो हम लोगों ने कांग्रेस का रजीम देखा है। और बल्कि एक कहिए कि हम लोग की पूरी जो एक जिस राजनीति से हम लोग जुड़े रहे, उस छात्र जीवन में तो हम लोग कांग्रेस से ही लड़ते रहे। कैंपस में कांग्रेस से ही हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो लेकिन ये देखने वाली बात उसमें ये है कि उन तमाम चीजों के बावजूद कांग्रेस का जो एक लीडरशिप था, जो ड्राइविंग फोर्स था उसका, वो इन चीजों को जगह दे रहा था, कि बदलाव को जगह दे रहा था, अम्बेडकर जैसे लोगों को जगह दे रहा था, वो जेएनयू भी बनवा रहा था। लेकिन सवाल है कि आपने जेएनयू तो बनवाया, लेकिन जो बुनियादी शिक्षा थी उसको कहाँ छोड़ दिया आपने? उसको तो वही छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो चौपट हो गया। बुनियादी शिक्षा को आपने जेएनयू से क्यों नहीं जोड़ा? जेएनयू का ही पैटर्न क्यों नहीं लागू हुआ? जेएनयू अपने आप में टापू बनकर क्यों रह गया? बाकी के विश्वविद्यालय क्यों नहीं जेएनयू बन सके? ये तो एक सवाल है। तो लेकिन बनाया तो उसको नेहरू नहीं, बनाया तो कांग्रेस नहीं उसको। आप जो कुछ भी लेकर के आए इस देश में, चाहे जो शोध संस्थान है, जो आईआईटीज हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जेएनयू है, इस तरह के और विश्वविद्यालय हैं, वो सब। तो सवाल ये है कि जो चीजें हम कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब वो एक कांग्रेस वह भी है जो बिहार में जमींदारों उन्मूलन का कानून लेकर के आती है, लेकिन लंबे समय तक उस पर काम चलता रहता है, वो नहीं हो पाता है, कहीं न कहीं अटकता रहता है। बिहार तो पहला स्टेट था जमींदारी उन्मूलन पर काम करने वाला। विनोबा भावे यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जमींदारों का रुतबा बना रहा। जमींदारों ने बहुत सारी अड़चने लगाई और सबसे ऊपर जो जातीय उत्पीड़न था वो सबसे भयंकर रूप में विद्वान था। जी, तो अब ये भी सवाल होता है कि बिहार में 19% दलित आबादी है, और लेकिन जो है दलित आबादी, जगजीवन नाम की हम लोग बात कर रहे थे। बताइए कि अब उस समय जो गांधी मैदान में बाबा साहब पर जो ईंट पत्थर बरसाए गए थे, आप सीधे कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेसी लोग थे? क्यों नहीं माना जाए कि उसमें हिंदुत्ववादी लोग थे, उस समय के जनसंघी लोग थे? आपके पास क्या प्रमाण है कि बता दीजिए कि आप कांग्रेसी लोग थे उसमें, उसको नेतृत्व कर रहे थे? जो जब गांधी जाते हैं देवघर, तो वहां मंदिर प्रवेश को लेकर के कौन लोग बवाल कर रहे थे? तो ये सारे सवाल है। तो हम लोग को एक आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। और अभी भी जैसे कि हम लोगों ने जो 2 ट्वीट जो हम लोगों ने पकड़ा, इसको किसी ने नहीं उठाया। हम लोगों ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है कि आपके विचारों को प्रतिबिंबित करने की जवाबदेही जिनको दी गई है, वो विचारों में इतना खोखला, इतना पाखंडी और इतना पिछड़ा सोच का है, जो इस तरह के नैरेटिव गढ़ता है। किसी को कहता है कि वो परशुराम के वंशज हैं, उनके साथ अछूता जैसा व्यवहार क्यों करेंगे, और किसी को कहता है कि ये ढोल बजाने वाले परिवार से आते हैं इसलिए बढ़िया ढोल बजा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को देखना सही मायने में
आलोचनात्मक दृष्टि अगर आप नहीं रखेंगे तो नहीं दे सकते। और ये गंभीर किस्म की लापरवाही है। जब आप राजनीति के स्तर पर इतने बदलाव की बात कर रहे हैं तो इसमें ये गंभीर किस्म की राजनीति है, गंभीर किस्म की लापरवाही है जब आपके उससे ऑफिशियल हैंडल से इस तरह के जो है ट्वीट्स जाते हो, जो कि एक तरफ में आप सोशल जस्टिस और इन सब की बात करें और दूसरी तरफ में जो अब सामाजिक न्याय और राहुल गांधी ने खास तौर पर बात की थी कि जो जाति हैं, दलित होने का मतलब, ओबीसी होने का मतलब वो पूछ रहे थे कि आप है या नहीं है। तो तब इस तरह के ट्वीट होना जो किसी जाति को के से पेशे को जोड़ रहा हो या फिर किसी जाति को महिमा मंडित कर रहा हो, तो ये एक गंभीर किस्म के लापरवाही। लेकिन और ये यही एक जो है वो स्पेस देता है भाजपा की उसको, जिसके तहत हमने शीर्षक रखा कि वो जो है दिखावे की बात है। लेकिन उस स्पेस, अगर इस तरह का स्पेस बनता है तो भाजपा वहां पर कब्जा करने को बैठी हुई है, तैयार है। और तब अंबेडकर भी जो है उनके ही पाले में चले जाएंगे और वो हिंदुत्व की बात करते करते सामाजिक न्याय और संविधान की भी बात करने को जो है वो मतलब वो अपनी विरासत में उसको वो लेकर जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं एक साथ चल रही हैं और देखते हैं इसमें जो बाकी राजनीति है जो सच में अंबेडकरवादी धारा से आती हैं, वो अपने आप को कितनी मजबूती से रखकर आगे बढ़ाती हैं। खतरे तमाम हैं, खतरे उनकी वैचारिकी को भी हिंदुत्व के वैचारिकी के साथ जो है मिक्स करने के या उसको मिला देने की है, सबको एक साथ कर देने की है। तो इस फर्क को और इस फर्क से जो हासिल है उसको भी करने की जिम्मेदारी बाकी और दलों की है जो सचमुच इस विचारधारा से आते हैं और गंभीरता पूर्वक इस पर काम करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बने रहने के लिए। हमारे पांचों में